से हट के थोड़ा सा जब फंक्शंस में वर्क किया तो कुछ बेनिफिट उसका समझ आया कि नहीं? यस सर। कई सारे बेनिफिट्स आपको नजर आए होंगे। यस, एक कई जगह यूज कर सकते हैं उसको, कई जगह कॉल कर सकते हमें हैं अगर वो ब्लॉक फंक्शन यूज ऑफ करके। स्टेटमेंट मल्टीपल प्लेसेस पर यूज करना तो रिपीटिशन से हम बच रहे हैं, पहली चीज। लाइन ऑफ कोड रिड्यूस हो रहा है। अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना तो हमें केवल एक जगह करना, ना कि हर जगह करना है। ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप ऊप्स कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, जैसे आज तो थियोरेटिकली पूरी चीजें डिस्कस हुई हैं, अब उसके अकॉर्डिंग आप क्लास बनाएंगे, क्लास के अंदर फिर उसके डिफरेंट जो पॉसिबल इम्प्लीमेंटेशन हैं उसको आप देखेंगे, तो वहां से फिर चीजें धीरे धीरे आपको समझ आएंगी, अगर आपने पहले ये वर्क नहीं किया। ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स सारे होते हैं तो इसको समझना भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा स्टार्टिंग में, बट एक दो बार आप उसको रिवाइज करेंगे, खुद से एक्सप्लोर करेंगे, तो हो जाएंगी चीजें। ठीक है। और अभी ये सारी चीजें जो इम्प्लीमेंटेशन की बात है ये रिपीट होगा आपका सी शार्प में सारी चीजें हम लोग देखेंगे, या फिर उससे थोड़ा सा डिफरेंट सिंटैक्स यूज करके आप ये वर्क रिएक्ट के अंदर करेंगे। ठीक है। रिएक्ट में तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप यही सारी चीजें करेंगे, बट वहां पर क्लास डिफाइन करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा आपका। तो दो तीन बार अभी। हाँ सर अभी से ही स्ट्रिंग एरे सब चीज का यूज होने लगा सर, अरे तो सर दिक्कत अरे वो आती है इसमें। यूज अगर नहीं भाई, यूज करने में क्या है, फंक्शन कॉलिंग पता है ना आपको, सी में इतना तो सीखा होगा आपने, वेरिएबल बनाना और फंक्शन कॉल करना। अगर ये आप नहीं कर पाएंगे फिर तो प्रोग्रामिंग करने से रहे, क्योंकि आपका 80% वर्क आगे जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी वो लाइब्रेरी वेस्ट होता जाएगा। और लाइब्रेरी में हमें क्या करना है, वेरिएबल बनाना, चीजों को कॉल करना, यूज करना। जैसे अभी आज सर ने लास्ट में जो डिस्कशन किया उसमें अगर आप देखें तो उन्होंने क्या किया, दो प्री डिफाइंड टाइप्स, अगर उसको आप देखें तो क्लास मतलब क्या, वो पहले से एक टाइप डिफाइन है, उसका वेरिएबल फॉर्म किया और उस वेरिएबल की हेल्प से वहां पर जो पहले से प्री डिफाइंड चीजें हैं उनको कॉल किया। ठीक। जी सर। उतना ही किया है ना। तो वो वर्क अगर आप देखें तो ऐसा वर्क सी प्लस प्लस में एक दो एग्जाम्पल तो आपको बताया गया था कि हम क्लास बनाते हैं तो उसके अंदर फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस को फिर हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं। इतना बताया गया है कि नहीं आपको? बताया गया सर लेकिन समझ में आया नहीं। समझ में, अरे तो हम क्या कह रहे हैं, ये अगर आप फर्स्ट टाइम ये वर्क कर रहे हैं तो एक बार में नहीं समझ आएगा, आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो उसको थोड़ा सा टाइम देकर, अभी जैसे आप असाइनमेंट्स करेंगे, कई सारे डिस्कशन हम करेंगे आप लोगों के साथ, तो फिर आप उसमें धीरे धीरे कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे। सर तो सर वो मतलब पॉइंट बताइएगा सर, वेरिएबल कैसे लिया जाता है, सिस्टम कॉल कैसे किया जाता है, इसे बताइएगा अभी अच्छे से। क्या चीज? सर जो आप ठीक है, बोले ना। सर जो हाँ डिस्कशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे आज तो अगर देखें तो प्रोग्रामेटिकली उन्होंने लूप वगैरह जो डिस्कस किया उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। नहीं सर, ठीक था वो। गुड इवनिंग सर। क्या दानिश कुछ कह रहे हैं आप? यस सर, वो लूप वगैरह वाला सर समझ में आया। लूप का सिंटैक्स वही है जो सी सी प्लस प्लस में यूज किया था यस आपने, सर, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है कहीं से भी। ठीक है। और सामने क्लास ऑब्जेक्ट का जो थोड़ा सा उन्होंने आपको एक मतलब तरीका बताया कैसे यहाँ पर यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग कल वो पूरा प्रॉपर डिस्कशन होगा। क्लास आप खुद अपनी बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें कैसे आपको कॉलिंग करना है वो सारी चीजें डिस्कस होंगी। हाँ, उसके बाद फिर जो आपका डाउट रहता है जब हम ये सेशन ले रहे हैं, वहां पर भी अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं ये चीज हमें नहीं समझ आया, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अलग से। तो सर थ्योरी पार्ट जो भी रहता है ना, तो सर हम्म। समझ में नहीं आता है पूरा अच्छे से। अरे थियरी पार्ट में आई थिंक एक्सप्लेनेशन में तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक हमें समझ आता, हम भी रहते हैं पूरे टाइम। यस सर। तो किस वजह से दिक्कत, कैसे आपको मतलब फील हो रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? देखिए जैसे टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी नई है ना, जैसे टर्म्स यस यहाँ सर। पर नए हैं, वर्ड्स कुछ नए मिल रहे होंगे, तो वो यस सर, वर्ड्स टेक्निकल थोड़ा वर्ड सा सब भी रहता एक्सप्लोर है। करना पड़ेगा आपको खुद से अपने लैंग्वेज में। ठीक है। अपनी लैंग्वेज में भी आपको उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तो इस तरीके से आप उन चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए वहां पर कुछ डिस्कशन हुआ, नॉन टेक्निकल कोई एग्जाम्पल सर ने लिया,
तो सिमिलर सिनेरियो आप अपनी किसी एग्जाम्पल के लिए जनरेट करने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसे एब्स्ट्रैक्शन के ही एग्जाम्पल आप बहुत सारे एक्सप्लोर कर सकते हैं ना। हेलो, जैसे आज उन्होंने 4 मेन टर्म्स आपको डिस्क्राइब किए। एक था आपका एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, हायरार्की, जैसे आगे आप इनहेरिटेंस फॉर्म में देखेंगे, और मॉड्यूलरिटी। तो इन्हीं पर आपका पूरा आगे इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है। तो वो टर्म्स आपको नहीं समझ आया कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, या हायरार्की क्या है, उसमें कोई कंफ्यूजन है? तो उसी टर्म को तो वो अच्छे से उसी एक्सप्रेस में नहीं कर पाया सर। सर उसी टर्म में प्रॉब्लम है सर, उन 4 इसमें टर्म में सर। वही टर्म में सर प्रॉब्लम है सर, एक्सप्रेस सही से नहीं कर पाए सर, हम लोग को रियल वर्ल्ड से हमें जोड़ने तो पड़े। नहीं लगता कि नहीं एक्सप्रेस कर पाए, और कैसा एक्सप्रेस करना होगा भाई उसमें। एग्जाम्पल भी वहां पर थे आपके, क्या दिक्कत उसमें बताइए आप राहुल। सर जैसे वो बताए थे इनकैप्सुलेशन में जो चीजें जहां आसानी से फिट की जा सकती है, ये लाइन का यूज किए थे सर वो इनकैप्सुलेशन में। तो उनको दिखाना भी तो चाहिए ना सर, एग्जाम्पल देकर कैसे क्या हो रहा है। एग्जाम्पल फिर चीजें फिर परसिस्टेंस के बारे में पूछे थे हम लास्ट टाइम, तो वो बोले थे कि लास्ट एक वर्ड में बोल कर निकले सर, स्टोर द ऑब्जेक्ट एंड रिस्टोर द फ्यूचर। तो कैसे वो हो रहा है सर, ये तो खाली लाइन तो याद हो तो नहीं रहा है, रहता है। अभी नहीं हो रहा डिस्कशन ना जी सर। अभी। अरे भाई, आप क्या समझते हैं कि पूरी जावा एक दिन में खत्म हो जाएगी? नहीं सर, वो नहीं समझ रहे। हैं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि पूरी जावा एक दिन में खत्म कर दें। परसिस्टेंस जैसे उन्होंने जब डिस्कस किया तो किसकी बात की कि भाई हम फाइल हैंडलिंग करेंगे, सीरियलाइजेशन टर्म आया था, वहां पर आया था ना। जी सर। तो आपको उसको लेकर चलना है ना। तो सीरियल जब आप फाइल हैंडलिंग करेंगे, आप देखेंगे वहां पर सीरियलाइजेशन का एग्जाम्पल डिस्कस होगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको वो चीज दिखेगी। अभी उसका पर्पज आपको समझना, थियोरेटिकल का मतलब क्या है, कि कंसेप्चुअली वो चीज है क्या, उसको आगे कैसे इम्प्लीमेंट होना, वो चीजें अभी आएंगी ना आपके टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। जी सर। अभी जैसे आज उन्होंने 6-7 जो टर्म्स लिए, वो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें पॉसिबल है और उसका पर्पज क्या है, ये केवल एक्सप्लेन किया। क्या उसके अकॉर्डिंग कोई इम्प्लीमेंटेशन किया एक भी पॉइंट नो कि सर। भाई ये देखिए, ये हमने कर दिया, ये एब्स्ट्रैक्शन है, ये हमने कर दिया, ये इनकैप्सुलेशन है। नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल, थोड़ा बहुत टेक्निकल टर्म्स वहां पर आपका आया था, यही हुआ है ना। जी सर। तो एब्स्ट्रैक्शन का इन जनरल मीनिंग अगर देखें, तो वहां पर जो एग्जाम्पल डिस्कस हुआ था उससे डिफरेंट अगर देखें, और ये चीज हमने भी आई थिंक एक दिन डिस्कस किया था, क्लास ऑब्जेक्ट पूरा हमने आप लोगों को बताया उस दिन, तो सबको समझ आ गया था। हैं? उस क्लास में आप थे राहुल? सर किस क्लास में सर? अब यही नहीं याद है? नहीं सर, वो हम नहीं होंगे सर शायद, अरे थे इसलिए। आप, हमें पता है आप उस क्लास में थे। कौन सा क्लास सर? एक वही दिन तो बताइए। डिस्कशन एक दिन डिस्कशन किया था हम लोगों ने। सर आपने किया था सर? क्या? सर आप किए थे सर? हाँ, हम ही ने किया था। नहीं थे आप? नहीं होंगे सर शायद। शायद आप 3 बजे वाले क्लास की बात कर रहे होंगे, जो आप लोग लेते थे लैब क्लास ना। एक ही दिन सेशन लिया था, एक दिन हमने सर शायद। उसमें किए होंगे, तो उसमें आप कभी रहते थे कभी नहीं रहते थे सर। तो देखिए, एब्स्ट्रैक्शन का इन जनरल मीनिंग है, अगर आप उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर ना करें, तो सिंपली ये है कि जब हम किसी मॉडल की बात करते हैं, क्लास ऊप्स कंसेप्ट का मतलब क्या है, कि आपका जो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, वो किसी न किसी एक मॉडल पर बेस्ड होगा। मॉडल का मतलब हमको एक ब्लूप्रिंट डिजाइन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो उस मॉडल को डिजाइन करते समय हम क्या करते हैं, एक एंड यूजर के लिए अगर देखें, तो वही चीजें केवल उसको एक्सेस देते हैं जो उसके लिए एक्चुअली क्या है, रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है। यही करते हैं ना। जैसे आज की डेट में आप बहुत सारे सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, मॉडल्स यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आपको एक्चुअली क्या मिलता है, एक्सेस। लाइक हम अपना कंप्यूटर ही यूज कर रहे हैं, तो कंप्यूटर पर आपको एक्सेस किसका मिल रहा है? रिस्पॉन्स कीजिए आप लोग। आप एक कंप्यूटर या लैपटॉप जो यूज कर रहे हैं, उस पर आपको एक्सेस क्या मिला है? सर इनपुट आउटपुट का इनपुट सर, इनपुट का आउटपुट मिल रहा है सर। इनपुट का आउटपुट मिलेगा, क्या? रिजल्ट कंप्यूटर मिलेगा सर। सिस्टम के लिए आपको क्या एक्सेस मिला है?
मतलब जो मॉडल एक मोबाइल अपना उसको यूज read करता है उस करने पर का आपको सर। एक्सेस क्या है? इंटरफेस रीड राइट करने को उसका एक हार्डवेयर और इंटरफेस सॉफ्टवेयर दिया है ना आपको इंटरफेस। कंप्यूटर Interface, सिस्टम yes, में, sir. या आपकी मोबाइल ने Yes, एक sir, इंटरफेस दिया है ना। सर ने क्या बोला कि इंटरफेस जो हम देते हैं वही आपका क्या एब्स्ट्रैक्शन है, यही बोला ना। हेलो, रिस्पॉन्स करो अनम्यूट करके। yes sir, yes sir, yes sir. तो आपके कंप्यूटर के लिए हाइडिंग हो गया है। हाँ, आपके कंप्यूटर के लिए या आप जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं उसको अगर देखें तो वो भी एक तरीके से क्या है, एक सिस्टम है जिसे आप यूज कर रहे हैं। तो वहां पर हमें चीजें कंप्लीटली उस सिस्टम के अकॉर्डिंग एक्सेसिबल है कि उसका एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल दिया गया है। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा किसी को? जी सर, सेक्शन Yes, sir. मतलब समझ में आया सर। इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मॉडल दिया गया है ना। Yes, sir. कैसे एब्स्ट्रैक्ट मॉडल दिया गया? जैसे हम लैपटॉप की बात करें तो हमें कीबोर्ड का एक्सेस दे दिया गया और हमें एक Yes. स्क्रीन का एक्सेस दे दिया गया। जी ठीक? सर। yes, sir. Yes. और उसके साथ कुछ ऑप्शंस दे दिए कि हम अपना माउस कनेक्ट कर सकते हैं, पेन ड्राइव लगा सकते हैं, इस तरीके से। यही ऑप्शंस है ना। जी सर। Yes, sir. अब सपोज आप तो टेक्निकल है थोड़े, एक नॉन टेक्निकल पर्सन अगर आपके इस लैपटॉप या डेस्कटॉप को यूज कर रहा है तो क्या उसे ये पता चलेगा कि भाई ये कीबोर्ड अंदर कैसे वर्क कर रहा है या फिर हाँ। आपके इस मॉनिटर का क्या फंक्शनल वर्क है? उसे No, केवल sir, नहीं किससे पता मतलब है? उसको मतलब है बस- कि हम कीबोर्ड पर कुछ प्रेस कर पा- करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग चीजें टाइप हो जाएंगी और वही चीज हमें स्क्रीन Yes, पर sir. दिखेगी। यस सर। यही है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल दिया गया और ये एब्स्ट्रैक्ट मॉडल आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मींस एंड यूजर्स की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग दिया गया और उसका जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन लॉजिक है वो तो आपसे हिडन है। जी सर। हिडन है कि नहीं? हाँ Sir, Yes, sir. yes sir. Yes, sir. यस सर। एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन लॉजिक क्या है? हिडन है। यस तो सर। आपके लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट किसकी थी कि भाई हमें कीबोर्ड का एक्सेस होना चाहिए, हमें मॉनिटर का एक्सेस मिल जाए, हम उसे अपना माउस कनेक्ट कर सकें। उसके अकॉर्डिंग आपको एक उसका फंक्शनल मॉडल दे दिया गया। अब वो फंक्शनल मॉडल एक्चुअली आपका वर्क कैसे कर रहा है उसके पीछे की जो पूरी लॉजिक है वो आपसे तो हिडन है। यस सर। क्यों हिडन है? क्योंकि वो आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। Requirement. क्योंकि उसकी आपके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको एक्सेस केवल उन्हीं चीजों का मिल रहा है जो एक्चुअली आपके लिए क्या है, रिक्वायर्ड है। क्वाइड है। उसी तरीके से जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लासेस फॉर्म डिफाइन करेंगे तो एक क्लास के लिए भी हमें क्या करना है, वही चीजें वहां पर लेकर चलनी है जो आपकी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, नेसेसरी है। जी क्या सर। है? नेसेसरी। नेसेसरी। अननेसेसरी चीजों को हम क्या करेंगे, वहां पर हाइड कर देंगे। तो जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वो लेकर आपको आगे बढ़ना है और जो इररिलेवेंट चीजें हैं उसे हम लेकर नहीं चलते। जैसे अभी हम आपसे कहें कि भाई आपको एक स्टूडेंट क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने, तो पॉसिबिलिटी क्या है? बहुत सारे हो सकते आप हैं। में से कोई बता सकते हैं? The name, roll number. Name, roll एक number, मिनट, date of मैं birth, session. एक स्क्रीन ओपन कर लूं फिर। चलिए, स्टूडेंट के लिए आप एट्रीब्यूट्स बताइए क्या हो सकते हैं? नेम, नेम हो सकता है Name सर, का- रोल नंबर हो सकता है। रजिस्ट्रेशन नंबर होगा Student सर, Registration date of number, birth date होगा। of registration, रजिस्ट्रेशन नंबर, date of birth, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, क्लास भी हो section, सकता है। क्लास, section, और section, क्लास। रोल, चलिए, रोल क्लास हो सर। गया। ग्रेड, section sir. सभी को बोलना है जो भी जिसको समझ आ रहा है। रोल ग्रेड, नंबर सर। रोल रोल नंबर। नंबर हो गया रोल नंबर, कितनी बार रिपीट नहीं करना। अच्छा, रजिस्ट्रेशन नंबर, Section sir, section. कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, सेक्शन डाल ईमेल ईमेल एड्रेस सर। एड्रेस, मोबाइल नंबर, क्या? कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फादर, फादर्स नेम सर। फादर्स नेम और
कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, मदर्स नेम भी हो जाएगा। मदर्स नेम हो जाए, गुड। और उसका एज, हाइट, डेट ऑफ आधार बर्थ कार्ड भी लेंगे, एज भी लेंगे। आधार कार्ड Gender. नंबर सर, आधार कार्ड Gender. Gender. आईडी कार्ड नंबर, आई चलिए, ब्लड ग्रुप सर, ब्लड ग्रुप बोलते जाइए जितना भी समझ Sir, आए। gender, gender. ब्लड ब्लड एड्रेस, एड्रेस, स्टूडेंट एड्रेस, अरे एड्रेस वो हो गया mention भाई, है। ऊपर देखिए, सर हाइट एंड वेट, हाइट एंड वेट, गुड। ये किस लिए होगा? उसको नापने पीटी पीरियड के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। चलिए, तो देखिए इससे कुछ समझ आ रहा है? ये जो लिस्ट यहाँ पर फॉर्म हो रही है, इसका कोई अंत है? सर ब्लड ग्रुप सर, ये जो लिस्ट फॉर्म की हमने अभी 10-15 मेंबर ऐड करके, क्या इस लिस्ट का कोई एंड है? नो सर, हाँ सर, और भी No, डिटेल sir. हम लोग डाल सकते हैं। अपना पर्सपेक्टिव इस लिस्ट की कोई एंड लिमिट नहीं है। मींस यहाँ पर हम इन मेंबर्स को पुट करेंगे, बट वो किस बेसिस पर पुट करेंगे? आपकी एप्लीकेशन नीड क्या है, ठीक है? आप किस स्केल का ये स्टूडेंट डेटा रख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वही चीजें हम वहां पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। या हम उसके रिलेटिव्स की डिटेल यहाँ रखेंगे, रिलेटिव्स का एड्रेस रखेंगे? नहीं रखेंगे। नो बट अगर सर, ऐसी रिक्वायरमेंट है तो हम रख भी सकते हैं। बात समझ आई? यस सर, तो यहाँ पर आपको केवल वही चीजें रखनी है जो आपके एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, रेलिवेंट है। इररिलेवेंट चीजों को हम क्या करते हैं, हाइड कर हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये पहली चीज आपको डिसाइड करनी होती है। अब इन रिलेवेंट चीजों को अगर आप देखें तो यही हमारा क्या होता है, डेटा पार्ट। ये क्या है एक्चुअली, Data part. डेटा पार्ट। तो क्या इसका एक्सेस आप चाहेंगे कि रियल वर्ल्ड में हर किसी के पास होना चाहिए? नहीं, No, नो sir. सर, आप क्या चाहेंगे कि आपका जो डेटा पार्ट है उसके अकॉर्डिंग जो चीजें आपने यहाँ पर पुट की हैं, इसका एक्सेस किसी को भी नहीं हो, नहीं रहा। नहीं मिलना चाहिए नहीं until तो and नहीं unless मिलेगा। उसकी रिक्वायरमेंट ना हो आपकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आउटसाइड वर्ड से इसे हाइड करना पड़ेगा। यस सर, जैसे आपके कंप्यूटर सिस्टम पर कीबोर्ड के नीचे क्या फंक्शनल वर्क हो रहा है, आप कुछ बता सकते हैं? No, नो sir. सर, बट वहां तो बहुत सारा वर्क जी, है या नहीं है? जी. यस सर, पूरा का पूरा मदरबोर्ड, उसके साथ उसकी Yes, पूरी sir. फंक्शनैलिटी आपके लिए वर्क कर रही है, बट एक्चुअली आपके लिए उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपसे उसको क्या किया गया, हाइड कर दिया गया। हाइड कर दिया गया कि नहीं? यस सर, क्योंकि वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपके लिए उसकी। तो उसी तरीके से जब आप एक क्लास को डिफाइन करेंगे, आगे देखेंगे, तो वहां पर जो डेटा पार्ट हमारा है, मैक्सिमम केसेस में हमें उसको रियल वर्ड से क्या करना होगा, मींस जो उसके एक्चुअल एंड यूजर हैं, जहां पर भी उसे आप एक्सेस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वहां पर हमें उसका एक्सेस नहीं देना होगा। तो आप क्या करेंगे, उसको हाइड हाइड कर देंगे। तो हाइडिंग कैसे करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। कैसे करेंगे, With the help of abstract. विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट को आप अप्लाई करेंगे। ऊप्स, उसके लिए लैंग्वेज स्पेसिफिक डिफरेंट ऑप्शंस आपको देता है, डिपेंड करेगा आप किस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप उसको हाइड करेंगे। जैसे आगे आप देखेंगे, सर आपको बताएंगे कि जावा में अगर हमें इसको हाइड करना है तो हम क्या करेंगे, इनको प्राइवेट बना देंगे। क्या बना देंगे, Private. बस Private एब्स्ट्रैक्शन बना अप्लाई हो गया। अब ऐसे बता दे सर तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगा दोबारा पूछने का। क्या सर आप ही पढ़ा दीजिए ना सर। आप ही पढ़ा दीजिए। Sir, आप ही जावा पढ़ा दीजिए सर. यस सर, आप ही जावा पढ़ा दीजिए सर, सही रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा वही तो आप ही अरे आप अभी ही सर आप ही आप जाओ। पढ़ाएंगे ना, यहाँ पर एक Java मॉड्यूल, दो सर मॉड्यूल बहुत से ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं करा। टॉपिक भी है। सर java.net सर आप पढ़ा दीजिए, अब बाकी चीज और सब लोग। वही तो सर, नहीं तो खराब हो जाएगा। अरे कुछ खराब नहीं होगा, मेहनत कीजिए, सब ठीक है। मेन है ये, मेन सर मॉड्यूल ये है। धीरे धीरे बोलते हैं सर, सोच सोच के सर, मैं बोलते हैं, इनको हिंदी में सर- प्रॉब्लम है।
सर में लगता है आप ही लोगों एनर्जी ने तो नहीं हिंदी है। में कन्वर्ट इंग्लिश में कहिए ना, फिर इंग्लिश तो कंफर्टेबल ही है। तो सही रहता है, लेकिन सर प्रैक्टिस भी होता थोड़ा सा। आवाज नहीं आ रही सर। सर एनर्जी के साथ नहीं पढ़ाते वही हैं। तो एनर्जेटिक क्लास लगता ही नहीं है सर, कभी कभी तो नींद एनर्जी लगने के लगता साथ है। पढ़ाते वो आप उनसे बोल चलिए कल हम बोल देंगे, वो माइक थोड़ा दूर रहता है ना, आवाज स्लो आती है कभी कभी। हृदय सर बैकएंड से। हाँ कुनैन बताइए, हृदय सर, बोलिए। सर आप ही पढ़ाइए ना सर। अरे वो सीडैक के फैकल्टी है भाई, हमें उसमें कुछ नहीं करना अभी, ठीक है। तो सर हम लोग को कुछ करना होगा तो बोलिए ना सर, हम लोग करते हैं, आपको पढ़ा देंगे। नहीं तो उसमें वो दिक्कत क्या है, आप feedback ऐसा तो feedback कोई में वो mention तो कर है दीजिए। नहीं, ठीक है। तब तो सर दोबारा पढ़ना पड़ रहा है सर। वो नहीं बन पाता। सर हाँ तब तो आपसे दोबारा पढ़ना पड़ रहा है सर, अभी हम लोग को ये सब समझ में आ रहा है कि अभी तो एब्स्ट्रैक्शन ऊप्स क्या होता कंसेप्ट है। आपने पढ़ा ही नहीं है, तो अभी हमने क्या कहा, 2-3 बार आप ये चीज पढ़ेंगे तो लास्ट तक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए जब आप प्लेसमेंट में बैठे, ठीक है। उसके सर जब पहले आप सर ये मत पढ़ने में सोचिए, नहीं आई हुई थी। जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ये मत सोचिए कि हम पहली बार में ही क्लास का प्रॉपर एक इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे। अगर वो हेलो सोच सर। के बैठेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हेलो सर। हाँ सर जब सीटेक पहले पटना में नहीं आई हुई थी तो सब कुछ तो आप ही लोग पढ़ाते थे ना सर? हाँ उस समय तो बढ़िया। तो सर उसी समय बिहार के बढ़िया था। स्टूडेंट का रियल प्रॉब्लम क्या है सर, ज्यादा आप लोग समझ सकते हैं। तो सर इसलिए सर थोड़ा हम लोग का हो जाए उद्धार तो आप लोग पढ़ाइए सर, इनसे नहीं हो पाएगा हमको लगता है। सर उनको नॉलेज है, बट वो जो एक्सप्लेन कैसे करना चाहिए ना, वो चीज उनको रियलिटी में वो नहीं हो पाता है सर, कल से हम एक्सप्रेस ही क्लास नहीं कर कर रहे हैं पाते हैं। सर, कल से हम क्लास कर रहे हैं तो इतना नींद आता है ना, 12 बजे के बाद लगता है नहीं कि हम क्लास में हैं सर, ऐसा फीलिंग हो रहा है। सर 8 घंटा 7 हेलो घंटा बैठते सर, हैं, 7 घंटा 8 घंटा बैठते हैं मेरे तो पास सर कोई मेरे पास जावा वो जितना सीट हेलो। पढ़ाते हैं ना सर, मेरे पास पूरा नोट्स अवेलेबल है, हम ये पे रखे हुए रहते हैं, उनके सामने में हम देखे करते हैं तब हमको क्लियरली होता है। उनका जो प्रैक्टिकल है ना सर, वो सिर्फ हमको समझ में आ रहा है कि वो क्या क्या कर रहे हैं, बाकी थ्योरी में तो रियलिटी में पूछे सर 50% हमको समझ में आ रहा है उनका। आज हमको वो एब्स्ट्रैक्शन बता रहे थे, वो एब्स्ट्रैक्शन है कुछ अलग तरीके से बता रहे थे, हमको अलग तरीके उसका मतलब उनका समझ में नहीं आया, तो फिर हम अपना देखा सर, अपना देखने के बाद तब हम फिर उनको जवाब देके सर ऐसे बोले ठीक है यस यू कैन से। सर थोड़ा सा देखिए आप दिक्कत हो ही रहा है सर। अभी आप ही अरे तो abstraction भाई के बारे में देखिए, बताएं, आप तो वो कितना क्लियर हो गया ये सर। चीज, जैसे ये जो कंसेप्चुअल चीजें हैं ना, सबके अपने एग्जाम्पल अपनी तरीके से उसको एक्सप्लेन करने का है, ठीक है। जी सर तो वो होता है, अगर लेकिन आप सर ये सोचते हैं कि हर कोई एक तरीके से बताएगा तो वो भी नहीं पॉसिबल। तो सर वो एग्जाम्पल समझ में ही ना आए सामने वाला को तो उससे क्या फायदा है सर? नहीं ऐसा भी नहीं है, हम भी पूरे टाइम रहते हैं क्लास में, ऐसा तो नहीं है। आप सर लोग वो तो आपको आता है पहले सर से, उन्हें तब तो आप लगता है कि अच्छे से। अरे नहीं भी तो आप फिर उसको, या तो वो टर्मिनोलॉजी आप नहीं समझ पा रहे हैं, मेरे ना सर कहीं मतलब आगे की जो ओर छोड़ देते पॉइंट्स हैं वहां कि मेंशन कल है, बताएंगे, जो परसों बताएंगे। पीपीटी सर शेयर करते हैं, आप उसको या तो समझ नहीं पा रहे हैं फिर बिल्कुल पॉइंट वो यस वो एक सर। इश्यू हो सकता है। सर सर्वर सिद्धांत सर, वीडियो बंद हेलो करिए, कैमरा ऑन है। सर्वर वीडियो सर, बंद, थोड़ा सा सिद्धांत सर माइंडसेट भी थोड़ा सा चेंज उनका करेगा ना राहुल, तो फिर समझ में आएगा, दिमाग में थोड़ा सर्वन बैठ गया होगा सर्वन कि सर जो बताते हैं सर समझ में नहीं। सब यहाँ पे सर शायद सब लोग बिहार से ही हैं, बिहार के कॉलेज के ही हैं, तो यस सर उनको सर, पता नहीं है बिहार के कॉलेज में कैसे पढ़ाई होती है, हेलो। क्या पढ़ा है हम लोगों ने। क्या कह रहे हैं? सर कह रहे बिहार थे के कि कॉलेज का सर लेवल पता है क्या पढ़ाई होती है यहाँ पे? यहाँ पढ़ाई होती नहीं, जो पढ़ा है सब अपने से पढ़ा है जो भी। हाँ उन्हें लगता है कि सब कुछ हम लोगों को पता है, यस सर, सी के बारे में भी सब कुछ पता है, उसके बस बाद सर हम लोग सर क्लासिकल प्रैक्टिकल थोड़ा से सब हमको पता है, सिंटेक्स पता है। नहीं तो भाई देखिए, अब जैसे जावा में मान लीजिए जो बहुत सारी चीजें आपको खुद से देखनी पड़ेंगी, हर एक लाइब्रेरी आपको कोई नहीं बताएगा और ना ही कराएगा। सेम केस डॉटनेट के साथ है, क्योंकि इतनी ज्यादा लाइब्रेरी है, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि उस लाइब्रेरी का मेन जो पर्पज है वो क्या है, उसको कैसे यूज करना है, उसके फंक्शंस। मेनली यहाँ पर क्या फंक्शन कॉलिंग है। अगर आप देखेंगे एक तरीके से, तो जब आप कंसेप्चुअली चीजों को कर लेंगे तो सारा वर्क आपको फंक्शन कॉलिंग पे करना है। तो फंक्शन कॉलिंग के लिए हमें क्लास और उसके बिहेवियर्स क्या क्या है, उसमें से क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। तो सेम वो केस ठीक है, आपके जैसे डॉटनेट सर के साथ होगा। सर आज डॉटनेट जैसे कल उन्होंने प्रिंट आउट स्टेटमेंट लिखाया तो एलएन वहां पे उन्होंने प्रिंट करा दिया, अब क्या था एलएन वो पता ही नहीं सर। आज उन्होंने जब वही तो
हटाया तो पता चला कि अच्छा ये न्यू लाइन प्रिंट करने के लिए है। ऐसा तो ऐसे करने से कैसे होगा? तो ऐसे क्या कैसे चीज? पता चला? जैसे सर प्रिंट आउट स्टेटमेंट में है ना एलएन हम्म, नेक्स्ट लाइन के लिए, तो वो हम्म। कल क्या हो रहा था पता ही नहीं, आज उन्होंने जब हटा दिया एलएन तो पता चला अच्छा न्यू लाइन के लिए ये। अरे वो आपने फिर मिस किया होगा, सर ने तो बोला था जहाँ हम नहीं नहीं आप सर, लोगों से नहीं ज्यादा नहीं तो नहीं नहीं सही था। बताया नहीं है, सर, बोला है। सर क्लास में हैं? पिछले क्लास बिल्कुल में नहीं सर, उन्होंने सिर्फ अचानक बोला है से सर देखते रहिए क्या हो रहा है, ये हाँ देखते बस रहिए आप। यही लाइन अचानक से तो स्टार्ट किया सर, अचानक से नहीं सब कुछ बताए बनाना थे, स्टार्ट प्रिंट कर दिया। स्टेटमेंट के बारे में नहीं बताए थे। कुछ भी अरे नहीं बताया। print स्टेप वाइज नहीं। प्रॉपरली नहीं बताते हैं। अरे तो कल तो कुछ एक्सप्लेन, कल तो भाई एक प्रोग्राम केवल आपको रन कैसे करना, आई थिंक वही डिस्कस हुआ था। तो सर आज भी कहाँ बताएं सर उसके बारे में? वो तो आपने हटाया तब तो हम लोग को पता चला क्या हुआ। किसके बारे में? वही वही सर प्रिंट एलएन के फंक्शन बारे के में। कारण, वही प्रिंट फंक्शन सर। नहीं सर एक ये नहीं है, आज भी सर ये बता रहे थे ये स्टार मतलब वगैरह आगे की ओर प्रिंट छोड़ करने देते हैं के लिए। सर, कुछ भी वर्क होता है ना, जैसे कि कुछ भी आता है पॉइंट उसमें तो कहते हैं हम अरे तो आगे अभी देखेंगे। अब आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये जैसे ऑब्जेक्ट उन्होंने बताया कैसे यूज करना है, ठीक है? ऑब्जेक्ट कैसे यूज करना है, तो आपको ऑब्जेक्ट कैसे बनाना वो सिंटैक्स समझना है ना, बाकी उसके पीछे क्या वर्क है वो तो जब क्लास ऑब्जेक्ट डिस्कस होगा तब आपको समझ आएगा। क्लास कभी कभी ऑब्जेक्ट तो कभी तो सर गुस्सा आ जाते हैं तो बोलते हैं कि किताब से अपना पढ़ लीजिए। देखिए ना भाई लोग, आज तो सर स्लोली बहुत बताए, बहुत ज्यादा स्लो बता रहे थे, आज इससे ज्यादा स्लो क्या? ये सर बोलते बहुत स्लो है सर, बस यही चीज थोड़ा सा है दिक्कत। बहुत ज्यादा स्लो बाकी बता तो रहे थे। सिक्वेंसली जा रहे हैं तो सर कभी कभी ठीक समझ में आता है, सिक्वेंसली जाते हैं तो ठीक ठाक लगता है, लेकिन मतलब कोई कोई टॉपिक बीच में छोड़ सब देते हैं आप तो। लोगों का आई थिंक जो पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग जा रहा है कि चीजें अभी देखिए वो एक्चुअल कोड पे तो आए ही नहीं है, ठीक है? अभी कल आपका बिल्कुल बेसिक था, आज थोड़ा लूप वगैरह उन्होंने कराया जो कि आप पहले से फैमिलियर है। कल से चीजें एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगी, ठीक है? हेलो सर। हाँ सर ये एक कोड करवाए थे नेस्टेड लूप का, स्टार वगैरह जो प्रिंट करवा रहे थे सर, उसमें सिंटैक्स जो यूज कर रहे हैं, पहला फॉर लूप तो समझ में आ गया, अब फिर दूसरे में जो ये बिल्ड कर रहे हैं लॉजिक, तो सर उसमें मतलब कई जगह सर समझ में नहीं आया, बस देख करके लिख लिए हैं, जैसे कहाँ प्लस लगा दे रहे हैं, फिर हाइफन रो कर दे रहे हैं। कहाँ प्लस हाइफन रो? अरे भाई वो तो प्रिंट कराना था ना, आपको स्टार की जगह नंबर प्रिंट कराना है, तो आप क्या करेंगे वहां पर? देखिए लूप के अंदर पहले स्टार प्रिंट करवाया था, यस सर। तो स्टार के बाद फिर वहां पर क्या प्रिंट करवाया? नंबर प्रिंट करवाया था नंबर सर। प्रिंट करवाया, तो नंबर प्रिंट करने के लिए तो अब वहां पर आपका वेरिएबल की वैल्यू आएगी ना ये सर वो भी सर प्रिंट के समझ अंदर। में आया था। अब उसके उसके हाँ बाद सर, ये वहां तो समझ गया स्पेस सर। चाहिए था, तो स्पेस के लिए वो डबल राइट। कोट्स में स्ट्रिंग कॉनकैट किया था, स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन था ना वो सिंपल। ये तो सी में था ही सर, वो तो क्लियर था। तब आप लोगों ने सी के असाइनमेंट कैसे सबमिट किए भाई, लूप लूप के इतने सारे? नहीं सर वो किए, और वो सेल तो स्क्रिप्टिंग सही है तो सर, वो समझ में आया सर, वो दिक्कत नहीं है। पर लूप में इतना, आई थिंक लूप की प्रैक्टिस तो काफी कुछ की है आप लोगों ने। ये सर सर बहुत सर 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 वो इशू और वो इशू आ रहा है ना सर कि हम्म? जो जैसे प्रिंट स्टेटमेंट सर यूज कर रहे हैं तो उसमें नहीं प्लस लगा दिए, तो वो हमको लगता है प्लस कि लोग सिंपली, अरे भाई देखो हम बता देते हैं आपको, वो जरा सुनो। स्ट्रिंग बेस्ड होता है ना सर जावा, तो इसलिए कंकेटिनेट करने के ये लिए देखिए, स्टेटमेंट ये हमने प्लस कोड यूज भेजा करते था हैं। आप लोगों को, देखिए सिंपली यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आपका सिस्टम यूज करते हैं, ठीक? एक मिनट में इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता। स्क्रीन दिख रही है? यस सर, यस सर। तो सिस्टम यहाँ पर आपका प्री डिफाइंड क्लास है आउट, उसी के अंदर आपका एक वेरिएबल डिक्लेयर्ड है जो कि प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है प्रिंट स्ट्रीम का, और ये प्रिंट आपका एक फंक्शन है, प्रिंट या प्रिंट एलन, कई सारे फंक्शंस यहाँ पर मिलेंगे, तो प्रिंट यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं या फिर आप प्रिंट एलन यूज कर सकते हैं। डिफरेंस ये है, प्रिंट अगर आप यूज करेंगे तो कर्सर आपका सेम लाइन पर रहेगा, और प्रिंट एलन यूज करेंगे तो आफ्टर राइटिंग आउटपुट कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाएगा। इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर आप प्रिंट यूज करेंगे तो कर्सर विल रिमेन ऑन सेम लाइन, और प्रिंट एलन यूज कर देंगे तो कर्सर नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाएगा। अगर आप सी की तरह वर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक फंक्शन है printf, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। सी का printf यूज किया है ना सभी ने? यस सर। तो जैसे वहां यूज किया आपने फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज यहाँ पर, जैसे अब आप कुछ यहाँ यूज कर रहे हैं
तो आप आईडी पर वर्क करें तो आप यहाँ पर इसकी भी थोड़ी बहुत हेल्प ले प्रिंट सकते हैं। लगाने के बाद जो फंक्शंस बाद आपको इसमें बताए मतलब जा रहे हैं स्पेशली उसके लिए, जैसे यहाँ देखिए प्रिंट आपको नहीं पता है कि क्या करता है, तो आप इस आईडी पर इतना हेल्प तो अब ले सकते हैं ना। आईडी पर दिख रहा है? यस सर। तो जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर नेम को सेलेक्ट करेंगे, आईडी उसका डॉक्यूमेंटेशन यहीं पर आपको ओपन करके दे देगा, कहीं आपको जाने की जरूरत है। तो यहाँ से आपको ये समझ आएगा कि आप उसमें पास क्या कर सकते हैं, वो रिटर्न क्या कर रहा है और उसका पर्पज क्या है। तो धीरे धीरे ये चीजें आप सीखेंगे, बट एक दिन में नहीं होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पर अब मान लीजिए आपको प्रिंट या प्रिंट एलन यूज करना है, तो आप इसको कॉल करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वैल्यू पास करनी। प्रिंट या प्रिंट एलन यूज करेंगे तो यहाँ पर इन जनरल या तो हम किसी एक स्पेसिफिक टाइप की वैल्यू पास करें जिसके अकॉर्डिंग प्रिंट या प्रिंट एलन को डिफाइन किया गया है, या फिर अगर आप डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेटा यहाँ पर पास करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक स्ट्रिंग फॉर्म करना पड़ेगा। क्या फॉर्म करना पड़ेगा? स्ट्रिंग फॉर्म करना पड़ेगा। तो अब उस स्ट्रिंग को फॉर्म करने के लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन क्या है? पहली पॉसिबिलिटी कि हमें कोई एक मैसेज चाहिए यहाँ पर इन जनरल, तो वो मैसेज हम डायरेक्ट राइट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर सपोज हमें वैल्यू ऑफ आईडी चाहिए, तो ये हमारा फिक्स स्ट्रिंग हो गया ना। यस सर। ये आपका फिक्स स्ट्रिंग हो गया। अब इस फिक्स स्ट्रिंग के साथ सपोज हमें एक कॉलम चाहिए, ये भी हमने लगा दिया। अब यहाँ पर आपको एक डायनेमिक डेटा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डायनेमिक डेटा, जो कि एक वेरिएबल से आ रहा है सपोज, तो आपको उस वेरिएबल को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? कॉनकैट, और उसके लिए यहाँ पर प्लस ऑपरेटर है। क्या है? प्लस ऑपरेटर। अब सपोज हमें आईडी की वैल्यू यहाँ चाहिए, तो हम आईडी को क्या करेंगे? पास कर देंगे। अब इसके बाद फिर हमें फर्दर यहाँ पर और स्ट्रिंग चाहिए, तो इसको हम फिर प्लस के साथ यहाँ पर जोड़ेंगे, फिर डबल कोट से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर हम नेक्स्ट अपना जो भी स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है उसको पास कर सकते हैं, लाइक नेम। और नेम के बाद हमें यहाँ वैल्यू किसकी चाहिए? सपोज नेम की चाहिए। अब इसके बाद फर्दर अगर कुछ और फॉर्मेटिंग नहीं करना है तो यहीं पर ये फिनिश हो जाएगा। आप चाहते हैं इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन पर आ जाए और प्रिंट एलन नहीं यूज किया है, तो आप यहाँ पर न्यू लाइन ऐड करिए या फिर यहाँ पर एलन ऐड कर दीजिए। समझ आया? सर एक बार वो प्लस वाले से फिर से बताइएगा। क्या? वैल्यू ऑफ आईडी जो लिखे हैं उसके बाद से ये वैल्यू ऑफ आईडी आपकी फिक्स वैल्यू हो गई। फिक्स वैल्यू, यस सर। ठीक, यस सर। ये फिक्स वैल्यू, तो ये आपका मैसेज है जो आपको एक्चुअली डिस्प्ले करना है अपनी स्क्रीन पर। ठीक, यस सर। यस सर। ये डबल कोट्स के अंदर भी आपका फिक्स मैसेज है। यस बट सर। इन दोनों फिक्स वैल्यूज के बीच में हमें यहाँ पर एक डायनेमिक डेटा इंक्लूड करना था। क्या करना था? डायनेमिक डेटा इंक्लूड करना था, जो कि एक वेरिएबल से आ रहा है। तो आप उसकी वैल्यू को यहाँ पर पास कैसे करेंगे? प्लस ऑपरेटर को यूज करके। उस वेरिएबल से पहले और उसके बाद आपको प्लस लगाना पड़ेगा। समझ आया? ओके सर। यस सर। यस सर। अगर ये वर्क आप नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन है, प्रिंट जमा। हाँ, ये समझ आ गया प्रिंट एलन में कैसे ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हो रहा है। इस तरीके से आप अब इस तरीके से आप नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पर कॉन्कैट कर सकते हैं। बट इसकी जगह अगर मल्टीपल वैल्यू पास करनी है तो उससे बेटर ऑप्शन अभी जो सर ने नहीं बताया, आप इसको यूज कर सकते हैं, प्रिंट। तो ये जस्ट लाइक सी फंक्शन है आपका, जो सी में आपने प्रिंटफ यूज किया। ठीक है? यस सर। चलिए, तो कल जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसके आगे थोड़ा सा वर्क करते हैं। यस सर। कल हमने क्या बताया था आपको? हेलो सर। कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर। आज लेकिन सर आप कल जो डिस्कस होने वाला है ना सर, हमने एक क्वेश्चन पूछा था सर आज क्लास में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग जो है, आप लास्ट में जब आप आज क्लास लास्ट कीजिएगा तो थोड़ा सा उसके बारे में आज आप ही कुछ बता दीजिएगा थोड़ा। किसके बारे में? थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पब्लिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS होता ना आर्ग्यूमेंट कुछ है। अरे भाई, मेन का सिग्नेचर पढ़ने से पहले आपको एक्सेस लेबल तो पता होना चाहिए ना जावा के। अभी वो कहाँ डिस्कस हुआ? वो तो जब क्लास इम्प्लीमेंटेशन होगा उसके बाद वो सारी चीजें आएंगी ना, स्टैटिक नॉन स्टैटिक आएगा। ठीक,
ओके सर। क्लास के जब एक्सेस मॉडिफायर्स की बात होगी उसके बाद आप वो चीज समझ पाएंगे कि पब्लिक का क्या पर्पज है, स्टैटिक का क्या वर्क है, तो उसको डे 1 पे नहीं कोई भी एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, ये सर। क्योंकि फिर वो आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा कि पब्लिक क्या कर रहा है, स्टैटिक क्या कर रहा है, क्यों लगा रहे हैं। वो चीजें जब आपका क्लास ऑब्जेक्ट इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा, एक्सेस लेवल्स आपके डिस्कस हो जाएंगे, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, स्टैटिक, उसके बाद वो चीज आपको समझ आएगी, ठीक है। तो वहां पर आप देखेंगे आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप मेन को उस तरीके से क्यों डिफाइन करते हैं, अगर वो चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। यस सर, सही। तो अभी वो आगे का टॉपिक है, उसके अभी बस उसका सिंटैक्स एक्चुअली जो है वो आपको फॉलो करना, दैट्स ऑल, आपको उसी तरीके से उसे राइट करना। चलिए, तो कल हमने जो आपको बताया था कीवर्ड और आइडेंटिफायर दोनों का पर्पज और डिफरेंस आप बताइए सिंगल पॉइंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। कौन बता रहा है? सभी लोग थे कल, आई थिंक, जो लोग हैं अभी। कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स में क्या डिफरेंस है और दोनों का पर्पज जो है, कीवर्ड प्री डिफाइंड नेम होता है। हाँ, वन बाय वन। कीवर्ड प्री डिफाइंड नेम होता है। कीवर्ड्स प्री डिफाइंड नेम्स होते हैं, ठीक है। और आइडेंटिफायर प्रोग्राम डिफाइंड होता है, प्रोग्रामर डिफाइंड होता है। तो आइडेंटिफायर्स का जो प्राइमरी गोल है वो क्या है? टू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड टोकन। यस सर। और वो टोकन एक्चुअली होता क्या है? मेमोरी वेरिएबल, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एक्चुअल मेमोरी ब्लॉक। यस सर। यस सर। वो एक्चुअली आपके किसी मेमोरी ब्लॉक को क्या कर रहा है? लॉजिकली प्रोवाइड करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है। यस तो जब भी आप उस आइडेंटिफायर के अकॉर्डिंग अपने सोर्स कोड के अंदर कहीं पर उसे यूज करते हैं, तो एक्चुअली उस मेमोरी एड्रेस के अकॉर्डिंग जो उस वेरिएबल को मिलेगा या उस आइडेंटिफायर को मिलेगा, अकॉर्डिंगली वहां पर वर्क होगा। अब उसका नेचर क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने उस आइडेंटिफायर को क्रिएट कैसे किया। तो आइडेंटिफायर के लिए कल हमने बताया था सी के अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इतने टाइप के आइडेंटिफायर हो सकते हैं। वो वेरिएबल फॉर्म हो सकता है, वो कांस्टेंट फॉर्म हो सकता है, फंक्शन फॉर्म हो सकता है, एरे टाइप का हो सकता है, पॉइंटर हो सकता है, स्ट्रक्चर यूनियन इनम टाइप है। या फिर अब आप ऊप्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें दो और बिहेवियर्स क्या मिलेंगे? क्लास टाइप का आइडेंटिफायर, जैसे आज आपने सिस्टम यूज किया या स्कैनर यूज किया, डेट यूज किया, कैलेंडर यूज किया, तो ये सारे के सारे क्या हैं? क्लास टाइप के आइडेंटिफायर। बट अभी आपने उसे नहीं बनाया, वो पहले से जावा के लिए बनाकर दिए गए, उसको यूज करके आपने वहां पर वर्क किया। क्लियर? तो आपके लैंग्वेज के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, किस टाइप की लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंग वहां पर आपके आइडेंटिफायर्स के डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं। तो हर एक आइडेंटिफायर का एक स्पेशल रोल होगा, अकॉर्डिंगली आपको उसको अपने प्रोग्राम के अंदर क्या करना होगा? यूज करना होगा। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत अगर है तो बताएं। तो आइडेंटिफायर्स का एक बहुत बड़ा रोल होगा आपके सोर्स। हाँ सर, कल हम नहीं थे, एक बार थोड़ा सा बता दीजिए सबके बारे में। फिर रिपीट करें? नहीं, फंक्शन हमको समझ में नहीं आया था। अरे ये कुछ नहीं, मतलब आइडेंटिफायर जो आप बनाएंगे, जैसे यहाँ पर देखिए हमने ये किया ना, इंटीजर x, इंट y, तो ये वेरिएबल टाइप का आइडेंटिफायर। कैसा आइडेंटिफायर है? वेरिएबल। इसी तरीके से कांस्टेंट टाइप का हो सकता है। फंक्शन जब क्रिएट करेंगे तो उसे हम फंक्शन टाइप आइडेंटिफायर कहेंगे। एरे के लिए जब आप बनाएंगे तो वो एरे टाइप हो जाएगा। पॉइंटर्स के लिए आप वेरिएबल बनाएंगे या उस टाइप का आइडेंटिफायर क्रिएट करेंगे तो वो पॉइंटर फॉर्म हो जाएगा। तो सर एग्जांपल दीजिए ना सर। फंक्शन और एरे लीजिए, चलिए वन बाय वन हम एग्जांपल यहाँ लेते हैं। हाँ सर जी सर, ये ज्यादा सही। यहाँ पर इंट num इक्वल टू 20, ठीक, वेरिएबल फॉर्म हो गया। कांस्टेंट, तो यहाँ पर आपका कॉन्स्ट इंट मैक्स इक्वल टू 100, ये कांस्टेंट टाइप हो गया। फंक्शन सपोज हमने void सो, बाकी इसके आगे कुछ नहीं करेंगे हम, ठीक है। ऐसा एक वर्क कर दिया, इंट num, ये हमारा क्या हो गया? फंक्शन टाइप का आइडेंटिफायर हो गया। एरे सी में अगर आप बनाते हैं तो क्या करना होता है?
एरे नेम और फिर यहाँ साइज आप दे देते हैं, एरे टाइप का हो गया ना? क्लियर? यस सर। पॉइंटर, तो यहाँ पर इंट स्टार ptr इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ नम, पॉइंटर हो गया। स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट के लिए क्या करना होता है सी में? स्ट्रक्ट स्टूडेंट सपोज हमने बना दिया, ये आपका स्ट्रक्चर टाइप का आइडेंटिफायर हो गया। उसी तरीके से यूनियन बनाना है तो आपको यूनियन कीवर्ड, देन सपोज स्टूडेंट के लिए ही हम बनाना चाहते हैं, बाकी इसकी डेफिनेशन हम नहीं लिख रहे हैं, तो ये आपका यूनियन टाइप का आइडेंटिफायर हो गया। इनम इसी तरीके से आपको क्रिएट करना है, इनम यहाँ पर भी आप वर्क कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर सपोज हम वीकडे पास कर दें तो वो भी आपका एक वर्क हो जाए, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। ये इनम हो गया। टाइप डेफ कुछ इस तरीके से आप यूज करते हैं, टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और इससे सपोज हमने नाम दे दिया STU, ये आपका टाइप डेफिनेशन है। ठीक है, मींस आपके पास जो एग्जिस्टिंग टाइप है, जैसे एग्जिस्टिंग टाइप यहाँ पर सपोज क्या हमारे पास है स्ट्रक्ट स्टूडेंट, तो उसे हम एक एलियाज नेम देना चाहते हैं, निक नेम देना चाहते हैं, क्योंकि ये नेम अगर देखें कहीं भी यूज करने के लिए हमें ये वर्क करना पड़ेगा बार बार। अगर एक स्ट्रक्चर टाइप का आइडेंटिफायर क्रिएट करना है तो हमें स्ट्रक्ट स्टूडेंट करना पड़ता है ना। अगर आप चाहते हैं कि हम वो नेम बार बार ना यूज करें तो उसे आप एक न्यू नेम दे सकते हैं, और उसके लिए टाइप डेफ कीवर्ड यहाँ पर आपको दिया गया। ठीक है, अब आगे बार बार डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अब अगर आपको स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल बनाना है तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट ना करके हमें क्या करना होगा? STU बस इतना करना होगा। ये इसका एडवांटेज है। क्लियर? क्लास इंटरफेस जब आप बनाएंगे तो इसका सिंटैक्स लैंग्वेज टू लैंग्वेज वैरी करेगा। C++ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें क्लास के लिए क्या करना होता है? कुछ ऐसा वर्क करना पड़ता है, बस यही है ना सिंटैक्स। समझ आया? यस सर। तो ये कीवर्ड्स के बाद जो भी नेम आपको देख रहे हैं, ठीक, यही नेम्स हमारे क्या है? आइडेंटिफायर्स। क्या है ये? आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स। तो क्लास नेम के लिए, टाइप डेफिनेशन के लिए, इनम के लिए, यूनियन के लिए, स्ट्रक्ट के लिए, इस तरीके से आप यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइडेंटिफायर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो आई थिंक कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। यस सर। तो ऑल पॉसिबिलिटीज जो हो सकती थी यहाँ पर हमने मार्क कर दिया। अब बात आती है कि जब आप ऐसे कुछ आइडेंटिफायर्स क्रिएट करते, मींस आप उन्हें डिफाइन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको सर्टेन रूल्स एंड कन्वेंशन फॉलो करने होते हैं। दो चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं, और वो चीजें क्या है? यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड कन्वेंशन। तो रूल तो आई थिंक सभी को पता है आइडेंटिफायर्स के लिए क्या होते हैं। रूल्स बताइए आइडेंटिफायर्स के लिए। जैसे यहां पर ये जो स्टूडेंट नेम हमने क्रिएट किया है, इसको क्या हम ऐसे कर सकते हैं? वन स्टूडेंट नो नहीं कर न्यूमेरिक सकते, न्यूमेरिक वैल्यू अंडरस्कोर दे सकते हैं, अंडरस्कोर ऐसा या कर सकते हैं स्टार्ट होगा। अंडरस्कोर स्टूडेंट। दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आइडेंटिफायर नेम्स के लिए आपके पास लैंग्वेज स्पेसिफिक कुछ ही कैरेक्टर सेट्स अलाउ है, और उन्हीं कैरेक्टर सेट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है आपका कोई भी आइडेंटिफायर नेम। जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर C या C++ की बात करें तो यहां पर आपके पास आइडेंटिफायर नेम्स के लिए जो अलाउड कैरेक्टर्स है वो क्या है? आप 0 to 9 यूज कर सकते हैं, A to Z स्मॉल लेटर्स आप यूज कर सकते हैं, कैपिटल A to Z आप यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग अंडरस्कोर। बस इतनी कैरेक्टर सेट यहां पर अलाउ। ठीक है, तो आपको कोई भी आइडेंटिफायर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म हो सकता है, इंक्लूडिंग अंडरस्कोर। ये समझ आया?
यस सर। जावा के अंदर आप जाएंगे तो वहां पर भी सिमिलर रूल्स आपके हैं। इन्हीं कैरेक्टर सेट्स को आपको अलाउ किया गया। एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर क्यों आ जाएगा वहां पर, $, क्या आ जाएगा, $। उसका यूज आगे आपको मिलेगा जब नेस्टेड क्लास डिस्कस होंगी, अभी उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इन जनरल आपका जो कैरेक्टर सेट अलाउ होता है मैक्सिमम लैंग्वेजेस के अंदर वो क्या है, यही है। बट इन कैरेक्टर सेट्स को जब आप यूज करते हैं अपने आइडेंटिफायर्स नेम के लिए, तो एक बहुत रिस्ट्रिक्ट रूल आपके लिए है, और वो रूल क्या है कि आपका आइडेंटिफायर नेम इन कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन तो हो सकता है, बट वो इन कैरेक्टर सेट्स में से जो आपका डिजिट फॉर्म है 0 to 9 उससे स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? यस मींस सर। अगर हम यहाँ पर कुछ नेम्स क्रिएट करें, फॉर एग्जांपल सपोज हमने आईडी क्रिएट किया, तो ये वैलिड है? यस सर। या फिर यहाँ पर सपोज हम ऐसे कुछ नाम दें, स्टूडेंट आईडी, ये वैलिड है? स्टूडेंट आईडी वैलिड है या नहीं? नो सर, अंडरस्कोर देना पड़ेगा। नहीं भाई, ना दे तो हमारे ऊपर है ना। यस वैलिड है, वैलिड है सर, वैलिड है ये। क्यों? क्योंकि हम इन्हीं कैरेक्टर सेट्स को यूज कर रहे हैं और हम उसे डिजिट से स्टार्ट नहीं कर रहे। इसी को हम ऐसे राइट कर दें सपोज, तो ये भी वैलिड है। यस सर। इसको हम ऐसे राइट कर दें, क्या अब ये वैलिड है? नो सर। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि स्पेस कैरेक्टर दे दिए, क्योंकि स्पेस आपने यूज कर लिया जो कि अलाउड नहीं है। किसी भी लैंग्वेज में स्पेस कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट अलाउ नहीं है, नहीं होता, एक्सेप्ट सर्टेन डेटाबेसेस। डेटाबेसेस में कुछ जगह आपका ये अलाउ हो जाता है स्पेशल नोटेशन फॉर्म, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बाय डिफॉल्ट स्पेस अलाउ नहीं है फॉर आइडेंटिफायर्स। तो ये इनवैलिड हो गया। इसको हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। यस सर। अब इन तीनों नेम्स में बताइए सबसे बेटर ऑप्शन आपको क्या लग रहा है? सर तीसरा वाला, विच ऑप्शन इज बेस्ट? थर्ड ऑप्शन सर। थर्ड वन सर। अंडरस्कोर क्योंकि सर एक और अंडरस्कोर से फॉर्म सर यूज करते हैं इसका, एक और फॉर्म ऐसे। रीडेबिलिटी सर समझ में आता है अच्छे। अब बताइए इन चारों में सबसे बेस्ट कौन सा? 81 नंबर सर, लाइन नंबर 81। लाइन नंबर 81 लाइन सर। यस सर। 81 सर। लाइन नंबर 81 81। क्यों? क्योंकि ये मोर रीडेबल फॉर्म है यस सर। और ये फॉर्म भी आपका वैलिड है। कुछ लैंग्वेजेस में ये नोटेशन फॉलो होता है, जब आप क्लास में वर्क करते हैं तो प्राइवेट मेंबर्स आप देखेंगे जो आप बनाते हैं उनको हम सिंपली अंडरस्कोर से क्रिएट करते हैं। इससे क्रिएट करते हैं अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं। तो एक स्पेशल नोटेशन है ऊप्स के अंदर कुछ लैंग्वेजेज में, बट बाय डिफॉल्ट आपके ये दोनों नेम जो लास्ट वाले हैं, वैसे वैलिड तो चारों हैं, बट रीडेबिलिटी की जब बात आती है तो ये पर्टिकुलर ऑप्शंस हमारे क्या हैं, करेक्ट है। बट इसी को हम और कुछ तरीके से राइट करते हैं। अब सपोज हम इसको राइट करते हैं कुछ ऐसा, स्टूडेंट आईडी, और इसी को हम राइट करते हैं एक और यहाँ पर नेम क्रिएट करते हैं स्टूडेंट आईडी। ये भी वैलिड नेम्स है? यस सर। है कि नहीं है? यस सर। अब बताइए कौन सी वैलिड है? सॉरी, सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है? 86 सर। वो 84 कौन सा? 86 84 सर। 84 सर। 84। अब आप ये नहीं कह सकते कौन सा। ये देखिए, आप इसकी बात अगर करें या फिर इन दो ऑप्शंस की बात करें तो इनकी रीडेबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहां पर भी आपको पता चल रहा है कि दो वर्ड हैं, पता चल रहा है ना? यस सर। यस सर। ये दो वर्ड से बना है। यहाँ भी पता चल रहा है कि ये दो वर्ड्स का एक आइडेंटिफायर है, और Yes, यहाँ पर भी पता चल रहा है कि ये दो वर्ड्स का आइडेंटिफायर। पता चल रहा है कि नहीं? यस सर। तो ये जो तीन नोटेशंस हैं आपके, दिस वन और ये लास्ट वाला, ये तीनों कन्वेंशंस आज की डेट में काफी पॉपुलर हैं और इन्हीं 3 फॉर्म को मैक्सिमम लैंग्वेजेज यूज करती है।
जैसे आपने सी या सी प्लस प्लस अगर यूज किया होगा तो क्या वहां पर हमें ऐसा कोई नोटेशन दिखा था? नो सर। नहीं दिखा। बट अभी आपने जावा स्टार्ट किया तो क्या आपको कहीं पर ऐसा नोटेशन दिख रहा है? नो सर। इसका मतलब क्या है? वाला दिख रहा है सर। कौन सा? 84 और 86 दिख रहा है सर। ये सर 86 नहीं सर 86 नंबर वाला ये दिख रहा है नोटेशन सर। कहीं दिख रहा है? 86 नो दिख रहा सर। है। नहीं सर, वो 86 तीनों नहीं दिख हमें कौन सा नोटेशन मिल रहा है? 86 या 84 तो ये 84 मिल रहा है या फिर ये मिल रहा है। 86 इसका 84 का मतलब क्या है हाँ मिल रहा है। कि आइडेंटिफायर्स जो जावा में डिफाइन किए गए हैं वो सी सी प्लस प्लस से डिफरेंट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है। यस सर। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पता होना चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज किस कन्वेंशन को फॉलो करती है और किस पर्पज के लिए हम कौन सा नोटेशन उस लैंग्वेज में यूज करेंगे। ठीक, तो ये जो आपके इनिशियल 3-4 कन्वेंशन आप यहाँ देख रहे हैं, इसको अगर आप देखें तो जनरली ये कन्वेंशन आपकी सी लैंग्वेज में आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सी के अंदर, सी प्लस प्लस में आपको मिलेगा, PHP में मिलेगा, पाइथन में आपको मिलेगा। कहां पर मिलेगा? पाइथन में। पाइथन और कहां मिलेगा? जावा में भी है ये कन्वेंशन, बट किसके लिए? फॉर पैकेजेज नेम। किसके लिए? पैकेजेस नेम। पैकेजेज नेम। क्लियर? यस सर। जावा में सर पैकेज को डिफाइन नहीं किए हैं। वो अरे आगे अभी करता उसकी क्या? जरूरत नहीं है, परेशान मत हो जाओ भाई राहुल। ओके ओके थोड़ा सा धैर्य बना कर रखो, एक दिन में नहीं खत्म होगा जावा, चीजें टाइम पर आएंगी ना। जी सर, क्योंकि बार बार यूज कर रहे हैं पैकेज हाँ, का। यूज कर रहे हैं तो आप भी यूज करिए, बस इतना ही करिए। अभी उसमें बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए। मेन के अंदर क्या वर्क हो रहा है उसमें फोकस रखिए, ठीक है? ओके हाँ, उसके अकॉर्डिंग क्या चीजें यूज हो रही है उसको नोट करते रहिए। तो ये समझ आया? यस सर। तो ये जो कन्वेंशन है जहां पर आपका पूरा का पूरा लोअर केस कैरेक्टर ही यूज होगा, ये आपके सी में सी प्लस प्लस, PHP, पाइथन एंड जावा के अंदर पैकेजेज के लिए फॉलो होता है। ठीक है, और इस कन्वेंशन को एक नेम दिया गया, इसको मार्क कर सकते हैं आप, हंगेरियन फॉर्म। इसे हम क्या कहते हैं? हंगेरियन फॉर्म। ठीक, अब आते हैं इस नोटेशन पर। इस नोटेशन जो ये सेकंड नोटेशन है और ये जो नोटेशन है, इसमें क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? दोनों में क्या डिफरेंस है? अंडरस्कोर का। इसमें अगर आप देखें तो वर्ड सेपरेटर हम क्या यूज कर रहे हैं? अंडरस्कोर, सिंपली टू एनहांस द रीडेबिलिटी। बट इस कन्वेंशन में क्या है? बीच में इस कैपिटल कन्वेंशन और ये स्मॉल फॉलो हो रहा लेटर है कि अगर हमारा आइडेंटिफायर मल्टी वर्ड है, कैसा है? मल्टी वर्ड है। मल्टी वर्ड है तो उसका फर्स्ट लेटर लोअर केस में, सॉरी फर्स्ट वर्ड लोअर केस में होगा, रिमेनिंग अदर वर्ड्स फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। जैसे यहीं पर हम एक और आइडेंटिफायर सपोज बनाते हैं, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, तो हम उसको कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे। यस सर। बट यही अगर हम इस नोटेशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? स्टूडेंट अंडरस्कोर फर्स्ट नेम। समझ आया? यस सर। तो ये कन्वेंशन आपका क्या कहता है कि अगर आपका आइडेंटिफायर थोड़ा लार्ज नेम का है, मल्टीपल वर्ड्स हैं, तो आप उसमें क्या करें? वर्ड सेपरेटर अंडरस्कोर यूज कर लें, बट ये ऑप्शनल है। अगर आप ऐसा भी करते हैं तो भी ये वैलिड है, बट टू एनहांस रीडेबिलिटी हम क्या करते हैं? अंडरस्कोर लगाते हैं। अंडरस्कोर लगा देते हैं। ठीक है, समझ आया? बट इसमें हम क्या कर रहे हैं? टू एनहांस द रीडेबिलिटी हम फर्स्ट वर्ड तो लोअर केस में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उसके बाद जितने भी वर्ड्स आएंगे उनका फर्स्ट लेटर हम क्या कर देंगे? कैपिटल कर देंगे। ठीक, तो ये जो कन्वेंशन है अब ये कहाँ फॉलो होता है? तो ये मेनली आपको मिलेगा जावा में
फॉर मेथड्स। कहाँ मिलेगा ये? और मेथड्स फॉर मेथड्स नेम। तो अगर आपको ये चीज पता है कि जावा के अंदर जो मेथड्स है उनके लिए कन्वेंशन फॉलो हो रहा है, तो आपको लाइब्रेरी यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ आया? अब जैसे हम आपसे कहें कि आपको एक स्ट्रिंग की लाइब्रेरी यूज करके स्ट्रिंग क्लास जो आप यूज कर रहे हैं उसका एक मेथड आपको कॉल करना है टू अपर केस, तो हम उसे कैसे कॉल करेंगे? बता सकते हैं आप? आपको पता है कि टू अपर केस कॉल होना चाहिए, तो उसको कैसे कॉल करेंगे? सपोज एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है आपका str, टू अपर केस कैसे कॉल करेंगे इसके साथ? टीओ स्मॉल में रहेगा सर। सिंपली हम कैसे राइट करेंगे? टू स्मॉल अपर केस सी स्मॉल में, सी कैसे कैपिटल में लिखेंगे? बट अगर आपने उसको कैसे लिख दिया str.to और ऐसे आपने लिख दिया सपोज, तो क्या ये वैलिड होगा? नो सर। नहीं सर। आईडी पर अगर आप वर्क कर रहे होंगे तो आप देखेंगे जैसे आप ऐसा राइट करेंगे वो एरर प्रॉम्प्ट कर देगा, या फिर अगर आप सिंपली नॉर्मल उसको कमांड लाइन से कंपाइल करेंगे तो भी वहां पर एरर आएगा। तो उसके लिए करेक्ट नेम क्या होना चाहिए था? ऐसा। तो अगर आपको ये पॉइंट पता है कि जावा के अंदर मेथड्स के लिए हमें क्या यूज करना है, इस नोटेशन को, अब बात आती है ये नोटेशन है क्या, इसे हम कहते हैं कैमल केस। क्या कहते हैं? कैमल केस। क्लियर? यस सर। तो मेनली ये बिहेवियर आपको जावा के अंदर मिलेगा, और दूसरी जगह आप देखेंगे तो कैलकुलेटर का नहीं यूज करो। क्या रूट क्या है तुमको नहीं आता है? 65 का नहीं आता है तुमको? नैयर जी नहीं निकालने आता है। चलिए, तो जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी जगह आप देखेंगे आपको ये कन्वेंशन मिलेगा। क्लियर? सेकंड कन्वेंशन समझ आ गया? रिस्पॉन्स के लिए भी? यस सर। चलिए, अब थर्ड की हम बात करें अगर, तो थर्ड और सेकंड में क्या डिफरेंस है बताइए? Every word is starting with a capital letter. सिंपली आपका आइडेंटिफायर सिंगल वर्ड है या मल्टी वर्ड है, ईच वर्ड फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। दैट इज रूल। ठीक है? तो ये पर्टिकुलर नोटेशन, जैसे आप इस आइडेंटिफायर को अगर इस नोटेशन के अकॉर्डिंग क्रिएट करेंगे तो क्या चेंज होगा इसमें? क्या चेंज करना पड़ेगा? एस कैपिटल हो जाएगा। एस एफ और एन। और अगर हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो सिर्फ सर एफ और एन चेंज होगा। क्या करना पड़ेगा? एफ और एन को कैपिटल करना होगा सर। टी और ये यहाँ पर क्या है? इनवैलिड। इसको हम इनवैलिड मार्क कर सकते हैं। ठीक है? तो यहां पर अगर इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम ये वर्क करें तो भी ये क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। और अगर टू को स्मॉल में लिखते हैं और कुछ ऐसा करते तो भी आपका इनवैलिड हो जाएगा। समझ आया ये चीज या नहीं? इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफायर के हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या करना है? कैपिटल। कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना, फर्स्ट कैरेक्टर केवल, बाकी कैरेक्टर्स आपके लोअर केस में है। ठीक? तो ये पर्टिकुलर कन्वेंशन जो यहाँ पर है, इसको अगर आप ओवर इंटरनेट देखेंगे तो कई सारी जगह आपको मिलेगा कि ये भी कैमल केस का ही एक स्पेशल फॉर्म है, बट एक्चुअली इसे एक डिफरेंट नेम दिया गया और इसे हम कहते हैं पास्कल नोटेशन। क्या कहते हैं? पास्कल नोटेशन। पास्कल। तो कैमल केस का ही एक स्पेशल फॉर्म है। एक्चुअल कैमल केस जो आपका, उसमें आपका फर्स्ट वर्ड लोअर केस में, रिमेनिंग अदर वर्ड फर्स्ट लेटर कैपिटल, बट पास्कल नोटेशन के अकॉर्डिंग ईच वर्ड फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल अपर केस। कैपिटल मतलब अपर केस ही होगा। ठीक? Yes, अब बात आती है ये कन्वेंशन फॉलो कहाँ होता है? तो ये कन्वेंशन आपके सी शार्प लैंग्वेज में कंप्लीटली यूज होता है। सी शार्प जो डॉटनेट में आप लैंग्वेज पढ़ेंगे वहां पर आपको
मैक्सिमम यही फॉर्म मिलेगा। कुछ एक्सेप्शनल जैसे कॉन्स्टेंट्स के लिए केवल एक अलग रूल होगा, बाकी जगह आपका यही नोटेशन होगा। जावा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके क्लासेस और इंटरफेसेस जो आप यूज करेंगे उनके लिए ये नोटेशन मिलेगा। बाकी जावास्क्रिप्ट में अगर आप क्लासेस वगैरह बनाते हैं तो वहां पर भी आप ये वर्क कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया ये या नहीं? यस सर। आ गया सर। अब इसे बताने के पीछे रीजन बता सकते हैं आप लोग, हमने ये क्यों एक्सप्लेन किया आपको? क्योंकि सर आज गलती हो रहा था बहुत किसी का। यस सर, आज भी हम लोग यूज किए थे पब्लिक क्लास में। हाँ, तो ये एज स्ट्रिंग में यूज किए थे सर। हाँ, तो इसको एक्सप्लेन करने के पीछे हमारा एक ही मोटिव होता है, और मोटिव ये है कि आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसकी लाइब्रेरीज को यूज करने में कोई गलती ना करें, और आप भी इसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अपने आइडेंटिफायर बनाए। अगर आप अपने आइडेंटिफायर इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे, सपोज जब आप जावा में कोड लिख रहे हैं, जावा के अंदर आप अपनी क्लास बना रहे हैं, अपना मेथड बना रहे हैं, और आप उसे इस स्टाइल में लिख रहे हैं, ठीक, तो क्या आपका कोड यूनिफॉर्म दिखेगा? नो सर। क्यों? क्योंकि सर वो हंगेरियन फॉर्म फॉलो नहीं करता। क्योंकि जो लाइब्रेरी आप यूज करेंगे वो तो उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। यस सर। अगर कहीं मेथड कॉल करेंगे तो ऐसे ही लिखा होगा, कहीं कोई क्लास आप कॉल करेंगे तो ऐसे ही लिखा होगा, तो आप उस नोटेशन को तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो प्री डिफाइंड है। यस सर। अगर कोई प्री डिफाइंड नेम आप यूज कर रहे हैं तो उसे तो आपको एग्जैक्टली उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, उसके लिए तो कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। अब आप अपनी चीजें इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं तो आपका जो आइडेंटिफायर है वो अलग दिखेगा, और जो जावा की लाइब्रेरी आप यूज कर रहे हैं वो क्या होगा? अलग दिखेगा। अलग दिखेगी। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है कि आपकी लैंग्वेज के लिए जो कन्वेंशन फॉलो हो रहा है, जो नोटेशन फॉलो हो रहा है, वही सेम नोटेशन आप किसके लिए फॉलो करें? अपने सोर्स कोड के लिए। अपने सोर्स कोड का मतलब आप जो आइडेंटिफायर अपने सोर्स कोड में क्रिएट कर रहे हैं। बात समझ आई? यस सर। तो इससे आपका कोड भी यूनिफॉर्म दिखेगा, प्लस अगर आपको ये चीजें अब पता चल गई, आपका जो लाइब्रेरी यूज हो रहा है जिसे आप कॉल कर रहे हैं कहीं पर, उसमें एरर्स आप मिनिमम करेंगे। एरर्स होंगे नो डाउट, बट आप मिनिमम एरर्स करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई क्वेरी किसी की? सर हम तीनों में सर स्पेस वाला बता देते जावा का। क्या? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बोल रहे हैं कि पास्कल नोटेशन तो यूज किए थे, पर वो तीनों ऐसा कुछ नहीं ना कि मतलब फिक्स सब अलग अलग के लिए अलग अलग ये कैरेक्टर यूज करेंगे यहाँ पे जो बता रहे हैं वो सर? कौन सा? सर पास्कल जैसे नोटेशन बता रहे थे कि पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, दूसरा कैपिटल, थर्ड में भी कैपिटल होना चाहिए। अगर तीनों में से किसी को भी हम ओबे करेंगे तो वैलिड तो होगा? वैलिड विल, हमने क्या कहा, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके लिए। जैसे आप जावा के अंदर सपोज एक क्लास बना रहे हैं, तो जावा ये कहता है कि भाई आप इस नोटेशन को फॉलो कीजिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद अपनी लाइब्रेरी के लिए इसे फॉलो किया है। क्लियर? यस सर। अब एज ए प्रोग्रामर अगर आप उसके लिए ये नोटेशन फॉलो कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर उन्होंने छोड़ दिया कि आप उसके अकॉर्डिंग अपना कोड यूनिफॉर्म वहां रखना चाहते हैं या नहीं। मीन्स दोनों चीजें सिमिलर दिखें या ना दिखें वो आपके ऊपर है ना। अब एज पर रूल्स ये नेम भी आपका वैलिड है और ये नेम भी क्या है, वैलिड है। यस सर। बात समझ आ रही है? हाँ सर। तो वैलिड तो दोनों है, आइडेंटिफायर्स के जो रूल्स हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग वैलिड तो ये तीनों फॉर्म है, बट आपकी लैंग्वेज उसमें से किस फॉर्म को प्रेफर कर रही है वही हमें एज अ प्रोग्रामर भी फॉलो करना चाहिए। ये इंडस्ट्री नीड है, या आप कह सकते हैं ये आपका जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वो है। बात समझ आई? यस सर। बाकी आप फ्री हैं, आप केवल रूल्स फॉलो करके अगर एक वेरिएबल बना रहे हैं, एक क्लास बना रहे हैं, तो वो करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक, जैसे अब आपको मान लीजिए जावा के अंदर एक क्लास बनाना है, तो हम उस क्लास को कैसे बना सकते हैं? हम इस तरीके से बना सकते हैं कि भाई हमने C++ स्टाइल फॉलो कर लिया और इस तरीके से क्रिएट कर दिया। ठीक है, ओके सर। इस तरीके से हमने उसको बना दिया। बट जावा क्या कहता है कि आपकी ये क्लास अगर आप इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं तो इसका नेम ऐसा ना होकर क्या होना चाहिए, ये कैपिटल ई होना चाहिए। कैपिटल ई होना चाहिए। यस सर। बात समझ आई? यस सर। तो आपको फोर्स नहीं किया गया है कि आप ये कन्वेंशन फॉलो करें, इट इज अप टू यू, आप उसे फॉलो करते हैं या नहीं करते। क्लियर? यस सर। तो ये दोनों सिंटैक्स वैलिड हैं, मींस दोनों फॉर्म वैलिड हैं, बट एज पर योर लैंग्वेज जावा की अगर हम बात करें तो कौन सा नोटेशन करेक्ट माना जाएगा? लास्ट पास नोटेशन सर। हाँ बिल्कुल सर, लास्ट वाला सर। लास्ट वाला समझ आया? यस सर। तो आइडेंटिफायर्स में बस इतना ही आपको अगर समझ आ गया तो आप इसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हैं। आगे बढ़े? यस सर। आई थिंक पर्पज और हम कैसे उसे क्रिएट करेंगे अपने किसी पर्पज के लिए, वो आपको क्लियर है? ठीक, तो अब इस बिहेवियर को यूज करके जो आप यहाँ पर फर्स्ट वर्क करते हैं वो वर्क है, मैक्सिमम टास्क हमारा होता है आपके वेरिएबल्स पर। किस पर होता है? वेरिएबल्स पर। तो एक नया प्रोग्राम हम यहाँ बनाते हैं और वहीं से थोड़ी सी चीजें डिस्कस करते हैं। सर थोड़ा वो भी बताइएगा सर, सिस्टम कॉल कैसे कर रहा है, ये सब बस बता। कहाँ पर सिस्टम कॉल? नहीं सर, हमेशा जो सिस्टम कॉल वगैरह करता है ना सर, दिक्कत होती है उसमें समझने में। नहीं समझ आया, सिस्टम कॉल आप क्या कह रहे हैं? नहीं सर, जैसे हम लोग लैंग्वेज में यूज करते हैं ना कि ये अभी सिस्टम कॉल कर रहा है यहाँ पर, तो वो बताइएगा सर। हम आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे। राहुल सर, हाँ सर, मतलब मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें वेरिएबल समझ गए, फिर सिस्टम कॉल वगैरह कैसे क्या हो रहा है सर? सिस्टम कॉल तो जब आप उस टाइप की कोई लाइब्रेरी यूज करेंगे तब होगा ना, नॉर्मल तो हम फंक्शन कॉल से वर्क करते हैं। नहीं सर, ऊपर में जैसे सर वो है ना इंक्लूड studio.h, तो सिस्टम कॉल इसमें भी चलिए अभी हम सी का पूरा आपको यहाँ पर प्रोसेस करके दिखा रहे हैं। ठीक है, एक कोड यहाँ से भी रन करेंगे और इसको हम कमांड लाइन से भी रन करके दिखाएंगे। ठीक है, और कमांड लाइन से आप लोगों ने किया ही है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो पता है ना सभी को, सी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये हमारा लाइब्रेरी है सर। ये लाइब्रेरी है जिसे हम यहाँ पर हेडर फाइल कहते हैं, और ये हैश इंक्लूड क्या है? वो हैश कॉल करता है सर। ये प्री प्रोसेसर है। ये क्या है? प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर। जैसे एक और वर्क यहाँ हम करते हैं, हैश डिफाइन सपोज 100, करते हैं ना ऐसा? नहीं सर, हम लोग नहीं किए, यूज करते हैं नहीं किए। चलिए ठीक है सर। तो ये हमारा क्या है, एक आइडेंटिफायर क्रिएट हुआ और उसकी एक वैल्यू यहाँ पर आपने फिक्स कर दी 100। ठीक, इसको हम सी के अकॉर्डिंग कहते हैं मैक्रो डेफिनेशन। इसको क्या कहेंगे आप? मैक्रो डेफिनेशन। ठीक, डेफिनेशन का स्पेलिंग सही है, या फिर यही वर्क आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल इसके लिए ही लेते हैं। डिफाइन, सपोज हम यहाँ पर इसके लिए जो कन्वेंशन है सी के अकॉर्डिंग वो है कैपिटल लेटर्स हम यूज करते हैं, ग्रेटर, और यहां पर हमने पास कर दिया सपोज दो वैल्यू ए और बी, और यहां पर हमने राइट कर दिया एक एक्सप्रेशन ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए कोलोन बी। तो आई थिंक ये एक्सप्रेशन तो समझ आ रहा होगा। यस सर, कंडीशनल है सर। कंडीशनल एक्सप्रेशन आज ही डिस्कस हुआ है। यस सर। और ये हमने फंक्शन लाइक एक वर्क किया है। ये कैसा वर्क किया है? फंक्शन लाइक एक वर्क।
जैसे आप फंक्शन प्रोटोटाइप बनाते हैं वैसा ही वर्क किया है। डिफरेंस क्या है, फंक्शन के लिए जब आप पैरामीटर लिस्ट देते हैं तो वहां पर आप टाइप बताते हैं। क्या बताते हैं? टाइप। बट यहां पर हमने कोई टाइप स्पेसिफाई नहीं किया, बस इतना। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या है, मैक्रो डेफिनेशन। फर्स्ट मैक्रो डेफिनेशन जो आपका है वो सिंपली है टू क्रिएट अ कांस्टेंट, और ये जो सेकंड मैक्रो यहां पर हमने डिफाइन किया है ग्रेटर, इसका वर्क है आपके इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग एक रिजल्ट रिटर्न करना। ये क्लियर है? सर इसमें क्वेश्चन मार्क क्या है? वो एक्सप्रेशन कंडीशनल ऑपरेटर है, ऑपरेटर है क्या सर? टर्नरी ऑपरेटर। हाँ सर इसका यूज क्या होता है, नहीं समझ में आया। क्या सर इसका यूज क्या है क्वेश्चन मार्क का? क्वेश्चन मार्क का यूज कुछ नहीं, कंडीशनल एक्सप्रेशन क्रिएट करने का ये सिंटैक्स है। आज ही सिंटैक्स आई थिंक डिस्कस हुआ है आपका। सर डिस्कस तो बहुत कुछ हुआ है, समझ में आएगा। अरे तो इसमें क्या है, आप लोग ऐसा मत बोलिए कि कुछ डिस्कस ही नहीं हुआ है, फिर आप समझना नहीं चाहते हैं। नहीं, इसका पूरा सिंटैक्स एग्जांपल सब डिस्कस हुआ है। यस सर। इसमें ऐसा क्या था जो आपको नहीं समझ आया, बताइए जरा। सर रिकॉल नहीं किए सर, लेकिन डिस्कस तो हुआ है सर। नहीं, आप तो बता रहे हैं कि ये क्या है, इसका मतलब आप क्लास में बस ज्वाइन करके फिर गायब थे। नहीं सर, बोले तो टर्नरी ऑपरेटर है, आज ही पता चला इसके बारे में। टर्नरी ऑपरेटर में देखिए, आपका अगर नहीं क्लियर हुआ है तो इसको समझ लीजिए। यहाँ पर आपका एक टेस्ट कंडीशन होगा जिसे आप एक्सप्रेशन ही कह सकते हैं। टेस्ट कंडीशन खुद राहुल बताया पप्पू को ये क्वेश्चन मार्क करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर अरे आपका भाई कोई मेरा एक्सप्रेशन क्वेश्चन थोड़े होगा। है। एक मिनट सुन लीजिए। कोलोन और फिर आपका एक्सप्रेशन 2। ये इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या है आपका? टेस्ट कंडीशन। टेस्ट कंडीशन हमें सबसे पहले देना है, उसके बाद आपका कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, और फिर आपका एक एक्सप्रेशन हो सकता है। इन तीनों को सेपरेट कैसे करना है आपको? क्वेश्चन मार्क कोलोन से। सिंटैक्स समझ आ गया? यस सर। सिंटैक्स इसका समझ आया? कैसे हम यूज करेंगे इसके लिए? ऑपरेटर सिंबल अगर आप देखें तो ऑपरेटर सिंबल हमारा है क्वेश्चन मार्क कोलोन। क्या है? क्वेश्चन मार्क कोलोन। बट इसको यूज करने के लिए आपका जो एक्सप्रेशन फॉर्म होगा वो इस तरीके से फॉर्म होगा। इस एक्सप्रेशन में हमें क्या क्या करना है? क्वेश्चन मार्क से पहले अपना एक कोई टेस्ट कंडीशन पास करना है, फिर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें जो एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करना है उसको पास करेंगे, और उसके बाद फिर हमें एक और एक्सप्रेशन पास करना। इतना क्लियर है? अब अगर ये आपकी एक टेस्ट कंडीशन है तो इससे हमें क्या मिलेगा? ट्रू फॉल्स वैल्यू मिलेगा, यही होगा ना? यस सर। तो अगर ट्रू फॉल्स वैल्यू मिल रहा है तो उस ट्रू फॉल्स वैल्यू के अकॉर्डिंग यहां पर क्या होगा? सिंपली इसका इवैल्यूएशन होगा। तो इवैल्यूएशन एक पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा ये पार्ट इवैल्यूएट हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आपके एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ये पार्ट इवैल्यूएट हो। फर्स्ट वाला ट्रू देगा, सेकंड वाला फॉल्स। बट अब बात आती है कब कौन सा पार्ट इवैल्यूएट होगा। बात आती है कब कौन सा पार्ट इवैल्यूएट होगा। तो अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है, क्या होती है? फॉल्स, तो आपका एक्सप्रेशन 2 इवैल्यूएट होगा। और अगर आपकी कंडीशन ट्रू वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रही है तो आपका एक्सप्रेशन 1 इवैल्यूएट होगा। समझ आ गया? यस सर। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये सिंपली आपके इफ एल्स स्टेटमेंट का एक ऑल्टरनेट है। इफ एल्स का क्या है ये? ऑल्टरनेट मींस जहां पर आप इफ एल्स के थ्रू वर्क करते हैं वहां पर आप कंडीशनल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं फॉर सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन, नॉट फॉर ऑल। अगर एक सिंगल स्टेटमेंट लाइक कोई वर्क है आपका जहां पर इफ के थ्रू कोई टास्क कर रहे हैं, एल्स के थ्रू कोई टास्क कर रहे हैं, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे? टर्नरी ऑपरेटर से।
इस कंडीशनल एक्सप्रेशन या टर्नरी ऑपरेटर जैसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज क्लियर हुई अब। सर हाँ, इसमें ट्रू वाले वैल्यू को मतलब हम पहले लिख सकते हैं, सेकंड में लिख सकते हैं इसको। क्या ट्रू वाले पार्ट जो है ना सर, एक्सप्रेशन 1 को एक्सप्रेशन 2 के जगह पे नहीं लिख सकते हैं। अरे वे समझिए तो इसको, इसका मतलब क्या बताया हमने कि अगर ये कंडीशन हमें ट्रू वैल्यू दे रही है तो आपकी इन 3 पार्ट्स के अकॉर्डिंग ये बीच वाला जो पार्ट है ये इवैल्यूएट होगा। ओके, तो उसको हम थोड़ी चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो तो डिफाइन करके दिया गया पहले से। वो तो वही मैं पूछ रहा था सर, क्लियर है। तो ये पार्ट इवैल्यूएट होगा, और अगर यहाँ से फॉल्स वैल्यू पास हो रही है तो ये पार्ट इवैल्यूएट होगा। तो ये तो प्री डिफाइंड बिहेवियर है ना। अब जैसे मान लीजिए आप x इंटू वाई करते हैं, क्या करते हैं? x इंटू वाई। अब आप कहें कि स्टार हमारा मल्टीप्लाई न करके वो डिवाइड कर दे, तो पॉसिबल है? नो सर। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि स्टार का काम मल्टीप्लाई ही करता है। कि अगर आप उसे दो ऑपरेंड्स के साथ इन बिटवीन यूज कर रहे हैं तो उसका रूल पहले से लिखा गया है ना कि वो दो नंबर्स को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो वो रूल हम अपने अकॉर्डिंग थोड़ी चेंज कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो अगर आप ऐसा एक कंडीशनल एक्सप्रेशन राइट कर रहे हैं तो इसका जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये इवैल्यूएट कब होगा? जब ट्रू वैल्यू आएगी आपकी इस कंडीशन से, और एक्सप्रेशन 2 इवैल्यूएट कब होगा? जब फॉल्स वैल्यू। कंडीशन फॉल्स होगा। क्लियर? यस सर, क्लियर है। चलिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एक वर्क किया हुआ है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये आपके क्या हो गए? दो प्री प्रोसेसर, एक इंक्लूड एक डिफाइन, और उनके अकॉर्डिंग आप वर्क करें। इंक्लूड से हम अपनी लाइब्रेरी फाइल से अपनी कोई फाइल यहाँ पर अगर हमें रेफरेंस करना है उसको यूज करते हैं, और डिफाइन से हम क्या करते हैं? अपने खुद के सर्टेन आइडेंटिफायर्स क्रिएट करते हैं जिन्हें मैक्रो फॉर्म यहाँ पर कहते हैं। तो वो कांस्टेंट फॉर्म हो सकते हैं या फिर एक्सप्रेशंस के लिए भी आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग अभी बेसिक वर्क करते हैं अपने मेन के अंदर। तो यहाँ पर अगर हमें कुछ टास्क करना तो हम क्या करते हैं? नॉर्मली ऐसा एक वर्क करते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं ना। ये सब किसी भी वर्क के लिए हम क्या करते हैं? वेरिएबल्स वेरिएबल बनाते हैं। सबसे मेन वर्क तो यही होता है कि आपको जो भी टास्क करना है उसके अकॉर्डिंग किस टाइप की वैल्यू, कितनी वैल्यूज पर वर्क करना है, अकॉर्डिंगली आप नंबर ऑफ आइडेंटिफायर्स क्रिएट करते हैं। ये सबसे एक बेसिक टास्क आपका होता है। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि हमें क्या वर्क करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें कितने वेरिएबल्स बनाने। जैसे अभी हमें सपोज एक न्यूमेरिक इंटीजर वैल्यू पर वर्क करना है तो हम एक वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। अब अगर आपको सपोज इन 3 आइडेंटिफायर्स को यूज करना है तो हम यूज कैसे करेंगे? इनको राइट कर देंगे यहाँ पर। तो वैल्यू ऑफ नम, वैल्यू ऑफ नम यहाँ पर कैसे प्रिंट होगी पता है सभी को? परसेंट डी और नम, यही करेंगे। हम चाहते हैं कर्सर इसके बाद नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाए तो ठीक है। इसके बाद एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, वैल्यू ऑफ मैक्स। मैक्स की वैल्यू हम यहाँ पर कैसे डिस्प्ले करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दैट मैक्रो नेम जो कि क्या है? मैक्स। और यहाँ पर सपोज हमें मैक्सिमम ऑफ 2 वैल्यू चाहिए, ठीक? तो उसके अकॉर्डिंग हम एक मैसेज दे देते हैं, मैक्स वैल्यू एज। और यहां पर हमें क्या पास करना होगा बताइए? ये नेम क्या पास करेंगे हम? इस नेम को, और इसके अंदर हम पास कर देंगे अपनी कोई 2 वैल्यू। तो यहां पर आउटपुट गेस कीजिए आप, क्या आएगा? गेस कीजिए आउटपुट विद इन 20 सेकंड्स। तो गार्बेज आ जाएगा सर। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? गार्बेज। यहाँ मैक्स में 100 मिलना चाहिए। यहाँ पर 50 मिलना चाहिए, यही ना? रन करते हैं।
एक मिनट, इस एडिटर पर अगर आप वर्क कर रहे हैं डेवलपर C++, तो यहाँ पर एग्जीक्यूट ऑप्शन से आप इसको कंपाइल और रन, या रन करना है तो पहले कंपाइल कीजिए फिर रन कीजिए, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम कंपाइल रन ऑप्शन यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट आप देखिए वही आपका आ रहा है 100 और 50 हमारा ये एक्चुअल रिजल्ट है, बट ये जो 0 यहाँ पर दिखा है ये कुछ भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? यस सर, चूंकि वो डिक्लेयर 0 अभी बाय चांस वो आपको मिल गया, बट ये वैल्यू एक्चुअली कुछ भी हो सकती है। और ये C की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, या C++ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज यही चीज डिस्कस हुआ लास्ट में कि जावा के अंदर आप क्या नहीं कर सकते, नल नहीं छोड़ सकते हैं, गार्बेज वैल्यू नहीं आता। आप एक ऐसे आइडेंटिफायर को यूज नहीं कर सकते जो कि इनिशियलाइज नहीं किया हो। नल से करेंगे, किससे करेंगे, वो डिफरेंट थिंग है। अगर आप वहां एक नॉर्मल वेरिएबल बनाएंगे लाइक इंटीजर, तो उसको नल ना असाइन करके हम क्या करेंगे, 0 देंगे ना, या फिर हम उसे कोई वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे फिर यूज करेंगे। बट जब तक आप उसे इनिशियलाइज नहीं करेंगे, आप उसे अपने एक्सप्रेशंस में कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते। ठीक। बट C++ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपने वेरिएबल अगर डिक्लेयर कर दिया तो उसको मेमोरी मिल जाएगी। बट जावा के अंदर लोकल वेरिएबल्स को जब तक आप इनिशियलाइज नहीं करते, उसके लिए मेमोरी एलोकेशन का वर्क नहीं होता, और उसीलिए वो आपको फोर्स करता है कि आप उसे क्या करें, इनिशियलाइज करें। पॉइंट समझ आया? यस सर। तो यहाँ पर अभी हमने गार्बेज वैल्यू ये क्यों यूज किया, उसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन ये है, सपोज अब हम यहाँ पर एक ऐसा वर्क करते हैं, num इक्वल टू सपोज हमने यहाँ पर कर दिया 200, ये वैलिड है या नहीं, ये वैलिड है कि नहीं है? वैलिड हो, वैलिड है, वैलिड है सर। और हम यहाँ पर एक और वर्क कर रहे हैं, मैक्स इक्वल टू सपोज हम 300 कर रहे हैं। अब बताइए ये वैलिड है या नहीं? इनवैलिड है सर, क्योंकि Invalid है। 100 ही लेना है। इनवैलिड। यस सर। ये क्या है? इनवैलिड है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि ऊपर में डिफाइन किए हुए सर। और देखिए यहाँ पर एक एरर मैसेज आया, और वो एरर मैसेज क्या, एल वैल्यू रिक्वायर्ड है लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट। मींस ये जो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड है आपका, उसके लिए असाइनमेंट यहाँ पर अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है असाइनमेंट? रीजन क्या है? ऐसा कोई मैक्रोनेम जो आप क्रिएट करते हैं बाय डिफॉल्ट वो कांस्टेंट फॉर्म होता है। क्या होता है? कांस्टेंट फॉर्म। कांस्टेंट के लिए रूल क्या है? यू कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ दैट विद इन योर प्रोग्राम स्कोप। हम उसकी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते इन जनरल जो रूल है। बट सी में एक लिमिटेशन है, हम आगे आपको बताएंगे, आप उस तरीके से उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल एज पर रूल्स ये वैलिड है। अगर हम नॉर्मल तरीके से वर्क कर रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टाइप अगर आइडेंटिफायर है उसके लिए असाइनमेंट अलाउड नहीं है। बट अगर वही आपका क्या है, वेरिएबल टाइप का आइडेंटिफायर है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते, अपडेट कर सकते हैं। तो इससे हमें एक डिफरेंस क्या पता चला वेरिएबल और कांस्टेंट में। सपोज अभी हम मैक्स ना यूज करके लोकली यहां पर एक वेरिएबल बना लेते कांस्टेंट टाइप का, कॉन्स्ट इंटीजर टाइप का, और सपोज हम इसको नेम दे देते हैं, फ्लोट टाइप का क्रिएट करते हैं, और हमें सपोज पाई एज अ कांस्टेंट बनाना। तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3.14 फ्लोट है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, सफिक्स एफ। एफ नहीं लगाएंगे तो क्या होगा,
सर एफ नहीं लगाएंगे तो ये लिटरल है ना, यस सर, ये क्या है, लिटरल है, कांस्टेंट है। तो फ्लोट और डबल दोनों तो एक ही नोटेशन में आप राइट करते हैं। अगर आप एफ नहीं लगाते हैं, इसको मार्क कर लीजिए अगर नहीं पता है, तो आपका ये लिटरल बाय डिफॉल्ट डबल ट्रीट होता है। कैसा ट्रीट होता है? डबल। फ्लोट के लिए हमें सफिक्स एफ लगाना पड़ता है। ये स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। सर कांस्टेंट अगर डबल यूज करते तब कोई दिक्कत नहीं थी, तब आप इसको ऐसे करते और यहाँ पर फ्लोट की जगह क्या करते? डबल करते थे। डबल। ठीक, ओके तो इस तरीके से। बट हम किस टाइप का बना रहे हैं? डबल क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि वो एक्स्ट्रा मेमोरी लेगा। यस सर। हमें क्या करना है? फ्लोट ही टाइप चाहिए, तो हम यहाँ पर एफ लगाए। आया समझ? यस सर। तो अब यहाँ पर हाँ एक और क्वेश्चन सर वहाँ पर। सर कांस्टेंट फ्लोट पाई लिखे तब तो पाई का वैल्यू 3.14 रख दी है। कांस्टेंट फ्लोट के बाद कुछ और भी चीज ले सकते हैं क्या? अरे भाई ये देखिए, कल क्या बताया था, भूल गए? ये देखिए, आइडेंटिफायर जब आप बनाते तो उसका क्या था सिंटैक्स? ये था ना? क्या था इसमें? आइडेंटिफायर नेम, डेटा टाइप और स्टोरेज क्लास। जी सर। तो उसमें से हम स्टोरेज क्लास अभी स्किप कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने और बताया था कि आपके ये जो कीवर्ड्स हैं ये मल्टीपल हो सकते हैं। जी सर, बताया था ना? हाँ। उसी के अकॉर्डिंग कांस्टेंट बनाने, अब ये अगर हम वर्क करते तो इससे तो एक वेरिएबल फॉर्म होता ना। जी सर। तो वेरिएबल अगर फॉर्म होता तो हम उसकी वैल्यू, अब आपको पता है कि पाई की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। जी सर। तो आप क्या चाहेंगे कि आगे कहीं पर भी हम, अब सपोज यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट इसको 90 कर दें, ठीक? तो ये वैलिड हो जाएगा ना? ये वैलिड हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा सर, वैलिड हो जाएगा। इसको कंपाइल करेंगे, अभी ये स्टेटमेंट हम हटा देते हैं, तो आप देखिए ये कोड कंपाइल हो जाएगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या है? अब सपोज ये बाय मिस्टेक आपने कर दिया, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपने लिख दिया, ये होना नहीं चाहिए था बट हो गया। आपने उसके अकॉर्डिंग अपना सोर्स कोड आगे राइट कर दिया, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या होगा? हमारा कैलकुलेशन तो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था। यस सर, अब बदल जाएगा। कैलकुलेशन हमारा किसके अकॉर्डिंग होगा? इसके अकॉर्डिंग 3.90 के। तो फाइनल रिजल्ट हमारा अफेक्ट हो जाएगा कि नहीं? यस। हमें इस आइडेंटिफायर को रिस्ट्रिक्ट करना होगा कि इसकी वैल्यू को आगे हम कहीं पर भी चेंज नहीं कर सकते, ना कर सके। तो इसके लिए आपको ऑप्शन क्या दिया इन्होंने कि ऐसा वर्क अगर आपको करना है तो आप उसके साथ एक और कीवर्ड क्या लगा दीजिए? क्या लगा दीजिए? कॉन्स्ट। तो जैसे कॉन्स्ट कीवर्ड आप अप्लाई करेंगे, अब आप देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यू कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ पाई। ठीक, तो अब इन दो आइडेंटिफायर्स को अगर आप देखें, वेरिएबल नहीं कहेंगे, इन दो आइडेंटिफायर्स को अगर आप देखें तो दोनों में क्या डिफरेंस है? नम और पाई में क्या डिफरेंस है? नम को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। नम को बाद में सर मॉडिफाई किया जा सकता है, पाई इसको चेंज कर सकते हैं। यस सर। मींस ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नम की वैल्यू क्या है? मॉडिफिएबल। यस सर। बट वहीं पर पाई की वैल्यू कांस्टेंट मॉडिफिएबल नहीं है। तो ये एक सबसे मेजर डिफरेंस हुआ आपके कांस्टेंट और वेरिएबल में। ये हमारा वेरिएबल फॉर्म है और ये हमारा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में ये आपका एक सबसे बेसिक डिफरेंस है। और कोई डिफरेंस होता है? ये डिफरेंस सभी को पता होता है, आई थिंक आप सभी को भी पता रहा होगा। पता था कि नहीं? यस। ये डिफरेंस पता था या नहीं पता? यस सर, यस सर। वेरिएबल की वैल्यू मॉडिफिएबल है, कांस्टेंट की वैल्यू मॉडिफिएबल नहीं होती। नहीं है। उस रूल के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर वर्क भी देख लिया। एनी अदर डिफरेंस बिटवीन दीज टू? कोई और डिफरेंस होता है इन दोनों में?
वेरिएबल और कांस्टेंट में? एनीवन? बताइए। वेरिएबल को शायद कांस्टेंट बना सकते हैं। वेरिएबल को कांस्टेंट बना दिए तो कांस्टेंट हो गया ना, वो वेरिएबल कहाँ रहा? या तो वो वेरिएबल रहेगा या कांस्टेंट बन जाएगा। सर इसको फिक्स वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर रहे हैं। क्या सर इसको फिक्स कांस्टेंट को किसी फिक्स वैल्यू पहले ही इनिशियलाइज कर, लेकिन वेरिएबल को हम कभी भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। सिंपली जो डिफरेंस है दूसरा वो यही है सबसे मेन। ये पॉइंट अगर आप किसी को बताएंगे तो काफी इफेक्टिव होगा अगर ये क्वेरी आती है आपके पास। तो यहाँ देखिए नम के लिए इनिशियलाइजेशन कंपलसरी नहीं है। मींस डिक्लेरेशन आपने कर दिया, जहां जरूरत होगी हम अपने अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर लेंगे और यूज करेंगे। बट कांस्टेंट के लिए सपोज आप ऐसा एक वर्क करते हैं तो क्या ये किसी यूज का है आपके लिए? नहीं। अब आपको पता है कि ये पाई हमारा एक कांस्टेंट फॉर्म होगा, आपने इसे कोई वैल्यू असाइन नहीं किया और उसके लिए आप ये वर्क कर नहीं सकते हैं, तो इस आइडेंटिफायर का कोई यूज है आपके लिए? कोई फायदा नहीं। इसका कोई यूज है? नहीं। तो इसके लिए एक रूल यहाँ पर क्या है कि ऐसे कुछ नेम अगर आप क्रिएट करते हैं इसको आप क्या करेंगे, इनिशियलाइज भी करेंगे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। पॉइंट समझ आया? तो क्या डिफरेंस हुआ दूसरा दोनों में? यस सर। क्या डिफरेंस हुआ? इनको उसी वक्त इनिशियलाइज करना पड़ेगा। वेरिएबल्स initialization is not mandatory at the time of declaration, but for constant we have to initialize that identifier with some value at the time of declaration. इसको मार्क कर लीजिए। तो दो मेजर डिफरेंसेस हैं आपके वेरिएबल और कांस्टेंट में, और वो डिफरेंस क्या है? वेरिएबल्स की वैल्यू मॉडिफिएबल है, कांस्टेंट्स की वैल्यू मॉडिफिएबल नहीं है। वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना कंपलसरी नहीं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, बट कांस्टेंट्स को इनिशियलाइज करना कंपलसरी है। ठीक है, बट सी में लिमिटेशन है। यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम ये इनिशियलाइजेशन नहीं भी करते हैं तो ये कोड आपका कंपाइल हो जाएगा। कोई एरर शो किया इसने? और इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? वैल्यू ऑफ पाई, फ्लोट है तो %f, और यहां पर इसको रन करेंगे तो आप देखिए यहां पर उसने बाय डिफॉल्ट आपको क्या दे दिया, 0.00। मीन्स उस टाइप के अकॉर्डिंग एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया, बट एक्चुअली ये वैल्यू हमारे किसी यूज का है? नहीं है। ये एक्चुअल नीड तो आपकी नहीं है। यहाँ पर एक लिमिटेशन ये है, हाँ, ये कोड कंपाइल और रन हो जाएगा, बट इसको आप एज अ रूल लेकर ही चलेंगे। अगर हम कॉन्स्टेंट्स बना रहे हैं तो उसको इनिशियलाइज करना हमारे लिए क्या है, कंपलसरी है। अदरवाइज वो आइडेंटिफायर आपके लिए ऐसा किसी यूज का नहीं है, क्योंकि आपने उसे कोई एक्चुअल वैल्यू अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग असाइन ही नहीं किया है, और आगे आप उसे मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। ठीक है? तो यहाँ पर कोई क्वेरी किसी की? हेलो सर। हाँ सर, इसको यदि कंसोल पर स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, जैसे पहला प्रिंट एफ देखना चाहते हैं, एग्जीक्यूट किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसके लिए कुछ किया आता है ना सर शॉर्टकट की? मतलब नहीं समझे सर। जैसे इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करवाना है, जैसे इसको एग्जीक्यूट करवाते तो टोटल एक ही बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर आउटपुट दे देता है ना। हाँ हाँ। हम चाहते हैं कि पहले एक प्रिंट एग्जीक्यूट हो, फिर दूसरा एग्जीक्यूट हो, फिर तीसरा एग्जीक्यूट हो। तो ऐसा यहाँ पर है क्या कि आप नहीं हो करना सकता है सर। नहीं हो सकता। चाहते हैं, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? स्लिप लगा देंगे सर। अरे स्लीप नहीं लगाना, यहाँ पर एक
प्री डिफाइंड फंक्शन कॉल कर लीजिए सिस्टम, उसके अंदर एक कमांड आप पास कर दीजिए पॉज, ठीक, इट विल वर्क। सर स्लीप अगर लगा देते हैं टाइम के साथ तो स्लीप से भी हो जाएगा, बॉडीलेस लूप लगा दें, अच्छा लंबा वाला वो भी हो जाएगा वर्क, ठीक है। बट ये आपका एक सबसे इजीएस्ट वे है यहाँ पर। अगर आप स्क्रीन होल्ड करना चाहते हैं और चाहते हैं यूजर कोई की प्रेस करे फिर आगे बढ़े, ठीक है। यस सर। इसको रन करेंगे जब आप, तो देखिए इस तरीके से आएगा, ठीक। यस सर। अब यहाँ कोई की प्रेस करेंगे आप, फिर नेक्स्ट आउटपुट आएगा, इस तरीके से चलेगा। समझ आया? यस सर। तो जब तक आप की प्रेस नहीं करेंगे वो वेट करेगा। तो उसके लिए यहाँ पर प्री डिफाइंड फंक्शन है सिस्टम, जिसे आप यूज कर सकते हैं, और इसमें हमें कमांड लाइन का एक कमांड क्या पास करना है, पॉज। क्या पास करना है, पॉज। यहाँ पर एक और कमांड आप पास कर सकते हैं, CLS, क्लियर स्क्रीन। CLR SCR यूज किया होगा ना आप लोगों ने टर्बो पे, इसी का ऑल्टरनेट यहाँ पर CLS है। तो अभी क्या होगा, इससे पहले ये जितना भी आउटपुट राइट हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए क्लियर हो जाएगा। ये आउटपुट आया, नेक्स्ट आउटपुट आएगा, नेक्स्ट आएगा, फिर वो क्लियर होगा। समझ आया? यस सर। ये दो कमांड्स आप यहाँ से पास कर सकते हैं, CLS और पॉज। हेलो सर। हाँ सर जैसा कि एक प्रोजेक्ट बना है इस टाइप का, अब हम चाहते हैं इसको मतलब अपने डेस्कटॉप पर रखना, तो वो कैसे रख सकते हैं? डेस्कटॉप पर कहाँ, ये तो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनती है ना, ऐसे GUI थोड़ी है। एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe। हाँ एग्जीक्यूटेबल, तो उसको आप बस जहां पर आपकी फाइल है उसको राइट क्लिक करके सेंड टू डेस्कटॉप कर लीजिए, शॉर्टकट आ जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो वो कमांड लाइन पे रन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये प्रोग्राम कहीं बना होगा ना, अभी ये कहाँ बना, C प्रोग्राम्स के अंदर variables.c, यही है ना। यस सर। तो हम आते हैं C के अंदर, यहाँ पर C ड्राइव, C प्रोग्राम्स, और यहाँ पर वेरिएबल, ये variable.exe बना है। आप चाहते हो कि हम इसको डेस्कटॉप से डायरेक्ट रन कर सकें, तो क्या करना है, सेंड टू डेस्कटॉप कर लीजिए। यहाँ रीनेम कर सकते हैं आप उसको, जो भी नेम देना चाहें अपने अकॉर्डिंग नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये डेस्कटॉप पर आ गया होगा, यहाँ पर आ गया। यहाँ से भी आप इसको रीनेम कर सकते हैं, शॉर्टकट नेम जो बना है। अब इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके कमांड लाइन पर रन हो जाएगा। बात समझ आया? यस सर, थैंक यू सर। ऐसे कर सकते हैं, क्लियर? यस सर। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का पर्पस क्या है ये समझ आया? यस सर। यस सर। आप जब एक्चुअल प्रोग्रामिंग वर्क करेंगे तो ये जो केस है ये आपके प्रोग्राम के अंदर हो सकता है यूज ही ना हो, या फिर इसका जो स्कोप है वो मैक्स टू मैक्स 1 से 2% होगा। मीन्स अगर आप 100-200 आइडेंटिफायर बना रहे होंगे अपने पूरे सोर्स कोड में, तो हो सकता है हम वेरिएबल वहां पर 190 प्लस बनाए और कांस्टेंट हमारे 2-4, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, वेरिएबल को रन टाइम रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज स्टोर करना, मॉडिफाई करना। फिक्स वैल्यूज हम बहुत कम यूज करते हैं। जहां पर हमें फिक्स्ड वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है उस केस के लिए हम कांस्टेंट्स बनाते हैं। बट मैक्सिमम वर्क 99% एवर वर्क हमारा क्या होता है, वेरिएबल्स पर बेस्ड होता है, ठीक है सर? हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें मैक्स में सर। मैक्स का जो वैल्यू जो है 100 जो असाइन हुआ है, वो मतलब इंटीजर के वैल्यू पे तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा ना सर? कि इंटीजर का वैल्यू अगर बढ़ जाएगा, माने कि मतलब 150 हो गया, 200 हो गया, तो वो नहीं मतलब उसको इफेक्ट करेगा कि वो तो फिक्स वैल्यू है। ये तो फिक्स वैल्यू, जैसे यहाँ हमने 3.414 असाइन कर दिया, ठीक, ऐसा वैसे ही हमने यहाँ पर उसको 100 असाइन किया, 100 कर दिया, ठीक। तो जहां पर अब देखिए, जहां पर ये मैक्स यूज होगा वहां पर ये 100 वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा, यस ठीक। और जहां पर ये ग्रेटर आप कॉल करेंगे, क्या कॉल करेंगे, ग्रेटर, वहां पर ये एक्सप्रेशन रिप्लेस हो जाएगा। ओके।
ये मतलब हमने simple ग्रेटर सा 50-30 कॉल किया है, तो ग्रेटर 50-30 की जगह क्या पास हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन। सर यहाँ पर आप इसी को कमांड लाइन इसी को कर रहे थे सर? नहीं नहीं, ये कमांड लाइन नहीं है सर 50-30 में 50 ए हो गया 30 बी हो गया ना। हाँ, ए के लिए 50 पास हो जाएगा और बी के लिए 30 पास। तो वो कंडीशन तो वहाँ सेटिस्फाइड हो कंडीशन गया क्या इसलिए ए का बनेगी, वैल्यू 50 ग्रेटर देन 30, तो उसके अकॉर्डिंग इसलिए ए A का की value आ वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी। डन हो गई। यस सर। सर कांस्टेंट में प्लस प्लस यूज करेंगे तो आउटपुट उसका बढ़ेगा या फिर नहीं क्या? बढ़ेगा सर? कांस्टेंट में अगर प्लस प्लस यूज करें सर? कांस्टेंट में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ओके। कांस्टेंट का मतलब फिक्स। अरे भाई चलिए मैं आपको एक एग्जांपल छोटा सा इसको हटा दें। अगर करेंगे भी तो एरर दे देगा। यस सर, बहुत अच्छी चीज आपने यहाँ पर बोली है, इसको हटा दें। यस सर। यस सर। यस डिलीट कर रहे हैं हम कोड। यस सर। यस सर। हाँ सर कीजिए ना। यहाँ पर सपोज हमने लिखा num इक्वल टू 20, ठीक। यहाँ पर हमने क्या लिखा, num इक्वल टू 20। अब यहाँ पर सपोज हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं y और इस पर हम करते हैं प्लस प्लस num, कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं। वैल्यू क्या आएगी y की, बताइए जरा। 21 और यहाँ पर हम y की वैल्यू को प्रिंट करते हैं, क्या आना चाहिए? 21 आना चाहिए, ठीक है। एक और स्टेटमेंट हम यहाँ राइट कर रहे हैं, y इक्वल टू प्लस प्लस देन प्लस प्लस num, और यहाँ पर फिर हम y की वैल्यू प्रिंट करें। अब बताइए क्या है? 25 सर। क्या आएगा? ऐसे तो सर 23 समझ में आ रहा है सर। 23 और बताइए। जी सर। 23 सर। 23 होगा सर 22 होगा सर। 22। एक ऑप्शन और बता दीजिए कुछ। 24 भी लिख ही दीजिए सर, वही बचा है। 24 यस सर। कुछ लॉजिक भी होना चाहिए। 23 वाले बताएं रीजन। 23 क्यों? y की वैल्यू तो पहले साइन हो चुकी है ना 21 सर। क्या हुआ तो यहाँ पर 2 बार इंक्रीमेंट हुआ, मींस 23 हो गया, यही ना? यस सर, यस सर, जी सर वही। यस सर। 25 वाले बताएं। 21 होगा सर। चलिए एक और ये तो बाहर होगा। 25 इसलिए कि सर ये ब्रैकेट में नम प्लस प्लस नम है तो फिर इंक्रीमेंट होगा ना सर 2 बार। 2 बार तो एक बार में तो एक ही वैल्यू इंक्रीज होगी ना। यस सर। तो अगर 2 बार इंक्रीज भी होगा तो यहाँ से तो 21 आगे जा रहा है ना। यस सर। यहाँ से मान लीजिए ये पहले हुआ तो 22 हो जाएगा, और ये अगर अप्लाई होगा तो 23 हो जाएगा। यस सर। तो 2 एक्स्ट्रा कहाँ से? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो कहीं से भी सेम केस यहाँ पर है। 24 प्री इंक्रीमेंट है तो वैल्यू प्री इंक्रीमेंट ही है हर जगह। यस देखिए ऐसे कोड जब दिखे ना तो बहुत सोच समझ के आंसर करना होता है, ठीक है। इतने छोटे छोटे कोड ही आपको मिलेंगे कंपनीज इंटरव्यू में जब आप बैठेंगे, जहां पर पहला राउंड आपका टेक्निकल होगा। और ऐसे एक्सप्रेशंस बिल्कुल लॉजिकल होते हैं। कंसेप्चुअली अगर आप क्लियर नहीं है टॉपिक से रिलेटेड तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर एक्चुअली इसमें से कोई भी आउटपुट नहीं है। तो 43 कौन बता रहा 43? ये प्लस कर दिया क्या आपने? ये भाई ये एक्सप्रेशन थोड़ी है ऐसा कुछ x प्लस वाई। 43 कहाँ से आ जाएगा? देखिए राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। कंपाइल करेंगे तो आपको समझ आएगा क्या है। ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर है ना या माइनस माइनस, दैट वर्क्स ऑन वेरिएबल। ये किस पर वर्क करता है? वेरिएबल वेरिएबल। बट यहां पर तो ठीक था। इसके बाद क्या है? अगर ये इवैल्यूएट हो गया तो इसने यहाँ क्या पास कर दिया?
इसने यहाँ पास किया 22। 22 क्या है? वेरिएबल है, कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट पे ये प्लस प्लस काम करेगा नहीं। ये जब ये ऑपरेटर आप लगाते हैं तो ये क्या करता है? इस वेरिएबल के एड्रेस पर वैल्यू को अपडेट करता है, यही करता है ना। सर रिपीट कीजिए सर, नेटवर्क खराब गया था सर। प्लस प्लस एक्स आपका क्या करता है? आप देखिए यहाँ पर कोई असाइनमेंट आपने नहीं किया, बट सपोज यहाँ पर जो नम वेरिएबल है, इस नम वेरिएबल को फॉर एग्जांपल 536 ये एड्रेस मिला है। क्या मिला है? एड्रेस। और इस एड्रेस की वैल्यू आपके पास क्या है? 20 है। तो जब आपने ये वर्क किया यहाँ पर प्लस प्लस नम, तो क्या हमने नम के लिए कोई असाइनमेंट किया कहीं से? क्या हमने नम के लिए कोई असाइनमेंट किया है? नहीं सर। नो सर। नहीं किया है। तो आपके इस एड्रेस की वैल्यू फिर भी उसने क्या किया? वेरिएबल के पास तो एड्रेस अभी भी क्या है? 536 ही है। और इस एड्रेस की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गई? 21। इसका मतलब क्या है कि इंटरनली ये एक्सप्रेशन आपके इस आइडेंटिफायर एड्रेस पर वैल्यू को क्या कर रहा है? अपडेट कर रहा है। अपडेट कर रहा है सर। चेंज भी बोल सकते हैं ना सर? हाँ, चेंज ही, अपडेट का मतलब चेंज ही होता है। अपडेट का मतलब हाँ change सर, करना। इसीलिए सी में भी हम लोग जब इफ वगैरह यूज करते थे तो पहले एक्स को इनिशिएट करते थे 0 से, देन फिर इंक्रीमेंट करके फिर प्लस प्लस, डायरेक्ट नंबर नहीं लिखते थे सी में भी जो पढ़े थे। तो हाँ, तो अरे कहीं वो पर इंक्रीमेंट दूसरा है। तो वही है, वही है। यहाँ पर देखिए रीजन क्या है? आपने प्लस प्लस लगाया ब्रैकेट के अंदर, तो उसने क्या किया? प्रोसेस करके एक वैल्यू वहां रिटर्न कर दी। यस सर। यस। और वो वैल्यू एज ए कांस्टेंट अब आपके इस एक्सप्रेशन के लिए क्या हो जाएगी? इनवैलिड हो जाएगी ना। इनवैलिड हो गई। तो ये अलाउड नहीं है, तो ये गलत एक्सप्रेशन था। एक्सप्रेशन ये नहीं होगा सर। क्या सर ये नहीं पॉसिबल है सर। तो कहाँ पॉसिबल है? देखा नहीं अभी? यस सर, यस सर, वो तो ब्रैकेट के अंदर आ जाता है सर। हाँ, तो यहाँ पर एक्स नहीं है, नम है। देखिए सर, अगर वहाँ पे इवेल्युएशन नहीं होता, मतलब अगर किसी कारण से अगर वहाँ पे मतलब वेरिएबल ही रहता, तो फिर इंक्रीमेंट वो कर देता, मतलब ये कंडीशन। हाँ, बट ये अब एक्सप्रेशन देखिए ना, एक्सप्रेशन से तो वो वेरिएबल नहीं रहा ना। यस सर, कांस्टेंट आ रहा है। ये पार्ट इवेलुएट हो जाएगा, इवेलुएट होकर एक वैल्यू यहाँ पास होगी, वही वैल्यू आगे फिर पास हो रही प्लस प्लस के लिए, तो वो रॉन्ग एक्सप्रेशन हो गया ना। यस सर। हाँ, इसमें नॉर्मल जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है, जैसे इसमें +1 +2 तो कर सकते थे। प्री इंक्रीमेंट +1 प्लस वो तो नॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया ना, अरिथमेटिक। वो तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल, उस प्लस प्लस के साथ नहीं कर सकते, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या ये जो फॉर्म। बाकी आप ऐसे क्या कह रहे हैं करने के लिए? एक्सप्रेशन बताइए। नॉर्मल जो अरिथमेटिक होता है सर, 1 + 2 2, इसमें +2 वो तो करिए, उससे क्या दिक्कत है? वो तो हो ही जाएगा, ठीक है। वो तो आप वो तो एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होता है ना, तो जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन फॉर्म होगा उसके अकॉर्डिंग इवैल्यूएट होकर एक रिजल्ट पास हो जाएगा। हाँ सर, वहाँ पे वेरिएबल रख के करके दिखाइए तो सर। वहाँ पे वेरिएबल क्या रख, वो नम की जगह पे वेरिएबल क्या रखेंगे कि मेरा वैल्यू 23 ले लिया? नहीं होगा, ये गलत, ये एक्सप्रेशन ही नहीं फॉर्म होगा, ऐसे अप्लाई ही नहीं कर सकते। ब्रैकेट के अंदर हमने रॉन्ग एक्सप्रेशन ही लिखा था आपको कंफ्यूज करने के लिए। ओके ठीक, ओके सर। ये आपको समझाने के लिए हमने राइट किया था। कुनैन का क्वेश्चन आया था ना सर, जब तक पोस्ट इंक्रीमेंट भी तब नहीं कर सकते सर इस केस में। कांस्टेंट की वैल्यू को आप मॉडिफाई कर सकते हैं कि नहीं प्लस प्लस लगाकर, तो उसका प्रूफ है ना ये। यस सर। जी सर। हाँ, क्या कह रहे हैं? प्लस प्लस मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट से प्री इंक्रीमेंट किया है ना सर इसमें। यहाँ प्लस प्लस लगा दें। हाँ, मैंने बाद में प्लस प्लस कर, वो तो कर ही सकते हैं। ये कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा। नहीं होगा सर, एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है ना। इससे भी तो वही वर्क होगा ना भाई, सेम वर्क होगा सर। नाम तक वर्क हो, उसके बाद नहीं। ठीक, अब आप कह सकते हैं ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं। आप बताइए।
नहीं होगा सर। देखिए ये सारी चीजें थोड़ी सी प्रैक्टिस की होती हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे खुद से ना, एक्सप्रेशंस फॉर्म करना या ऐसे एमसीक्यू देखिए, ठीक है, वहां नए नए एक्सप्रेशंस मिलेंगे आपको। और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको एक बुक ओवर इंटरनेट मिल जाएगी विद थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। टेस्ट योर स्किल इन सी बाय यशवंत कौनितकर। सर वो लिख दीजिए ना सर कमेंट। टेस्ट योर स्किल इन सी, टेस्ट योर स्किल इन सी। सर पूरा सी खत्म हो गया सर, अब समझ में आ रहा है ये सब। वही ना, क्योंकि डीप से पढ़ाया नहीं गया ना, अब सर को टाइम भी कम था तो कितना पढ़ा। ये सही लिखा था। तो इस राइटर की आप बुक देखेंगे अगर, ठीक है, टेस्ट योर स्किल इन सी, इसमें बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे ही एक्सप्रेशन, ऑपरेटर, लूप, इफ, स्विच, इनके मिलेंगे। और उनको अगर आपने सॉल्व कर लिया थोड़ा बहुत भी ना, तो आपका जो कंट्रोल फ्लो या ऑपरेटर से रिलेटेड डाउट है वो फिर दूर हो जाएगा। सर आज का वो नोट्स मिलेगा सर क्लास का? कौन से क्लास का? जावा का सर। वो ऑलरेडी अपलोडेड है, जो कल लिंक शेयर किया था वो पीडीएफ वहां पर अपलोडेड है। नहीं, वो जो कोडिंग जो हुआ उसका। हाँ, वो ड्राइव लिंक देखिए, उस पे अपलोड किया होगा सर ने, या नहीं अपलोड किया कर तो दिए होंगे। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ एक्सक्यूज मी सर, जावा की कौन सी बुक बेहतर है जो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जो सारे मॉड्यूल को कवर करे? देखिए, जावा की ऐसी कोई एक कोर जावा के लिए आप एक तो कंप्लीट रेफरेंस प्रेफर कर सकते हैं, बुक मत लीजिए, पीडीएफ फॉलो कीजिए, ठीक है। यस सर, थोड़ा मैं बहुत हेल्प आप पीडीएफ डॉक्यूमेंटेशन से लीजिए, और एक और बुक उसकी आप ले सकते ये हैं। डॉक्यूमेंटेशन जो होता है सर जावा का, वो सब पढ़ सकते हैं? हाँ, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, ओरेकल का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन सही रहेगा सर? अरे डॉक्यूमेंटेशन से ज्यादा करेक्ट चीज और कहाँ मिलेगी। बाकी तो राइटर्स ने हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 इधर उधर करके लिखा, बट जो ओरेकल की वेबसाइट पर या फिर आप, तो डॉक्यूमेंटेशन वो तो ऑथेंटिक है ना। यस सर। उस तो हम डॉक्यूमेंट के अंदर हर एक वर्ड, हर एक लाइन करेक्ट है, उसमें कोई आपको गलत चीज नहीं मिलेगी। हेलो सर। सर ये तो सिर्फ पीडीएफ है सर, वो सर जो कराए थे उसका। अरे उसी पीपीटी का पीडीएफ है भाई, क्लास वाले एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं। जी सर। आज ठीक है, अभी हम किया सर, क्लास के बाद वाला अभी update कॉल नहीं करते हैं, अगर अपलोड नहीं किया होगा सर ने, ठीक है, बताते हैं सर। और हाँ। वो जो गूगल ड्राइव में है ना सर, वो पीडीएफ के साथ साथ वो भी फॉर्म डाल दीजिएगा, जो टेक्स्ट फाइल वाला जो डालते जो सिद्धांत सर डाल दिया करते, जैसे जिससे आपको पीडीएफ में चेंज कर देते हैं सर, पीडीएफ में चेंज ना करके वो पीपीटी फॉर्म में ही छोड़ दीजिएगा सर। नहीं, एक तो जैसे पीपीटी वो डिस्कस करते हैं क्लास में, ठीक जी सर। तो उसी पीपीटी का वो पीडीएफ वहां पर कन्वर्टेड है। जी 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 जी। उसमें कोई अलग थोड़ी चीज है, सेम वही कंटेंट। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब था कि सर आप पीडीएफ में चेंज करके भी डालते हैं ना सर। हाँ, तो पीडीएफ में जिसको जरूरत है पीडीएफ में दे दीजिएगा, और पीपीटी फॉर्म भी रहने दीजिएगा सर। पीपीटी फॉर्म, तो उसको आप पीपीटी में कन्वर्ट कर लो, उसमें क्या करना है। ओके, एक ही डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे ना, वो पीपीटी करेंगे या पीडीएफ करेंगे, दोनों में से ओके कंटेंट तो सेम ही है दोनों में। जी सर ओके, ठीक है। हेलो सर। हाँ, इसका ई बुक मिल जाएगा सर, यशवंत कनिटकर का सर? हाँ, ओवर इंटरनेट देखिए मिल गया सर, या फिर मेरे पास हो, ग्रुप में डाल दीजिए कोई, ठीक है। शेयर कर दीजिए भाई, ग्रुप में शेयर कर दो, ठीक है। ठीक है सर। इसमें आपको मोर देन एनएफ जितना आप चाहते हैं उतना प्रैक्टिस कर सकते हैं एमसीक्यू। तो सर आज का क्लास चलिए आज यहीं पर फिनिश करें फिर। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, कल कुछ वर्क करेंगे। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Have a nice day. ओके सर थैंक यू।
May I leave, sir? Yes, yes, you can. हेलो हाँ बताइए। सर असाइनमेंट वाला लिंक तो मिल नहीं रहा है सर। असाइनमेंट मिला ना आज सर? वो सिर्फ पीडीएफ का मिला है। पीडीएफ मिला होगा, असाइनमेंट अभी अपलोड कर रहे थे सर। मैं बात करके बताता हूँ, ठीक है? अपलोड किए नहीं अभी कुछ। हाँ मैं बात करके फिर देखता हूँ, ठीक है? किए होंगे तो ग्रुप में मतलब लिंक शेयर कर दीजिएगा थोड़ा। ठीक है, अभी करते हैं तुरंत। ठीक है सर। ओके।